छोटी सी ताही ने एक दिन अनजाने में अपने पिता के चमड़े के जूतों में एक छेद देख लिया। उसके पिता बहुत मेहनती है, लेकिन फिर भी उन्हें पुराने जूतों में ठंड और मेहनत झेलते हुए रोज काम पर जाना पड़ता है। उसी पर ताही के नन्हे दिल में एक ख्याल जन्मा, वो अपने पापा के लिए एकदम नए जूते खरीदेगी। अगली सुबह स्कूल जाते समय ताही ने जानबूझकर अपने पिता को पैरों का नाप दिखाने की चुनौती दे दी। वो उनके पैरों से अपने पैरों को मिलाने लगी। उसके पिता ने उसे डांटते हुए कहा कि इतनी छोटी सी उम्र में इतनी शरारत ठीक नहीं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि ये सब उनकी बेटी की एक गुप्त योजना का हिस्सा है। ताही चुपचाप मुस्कुराई और अपने गुल्लक को स्कूल बैग में रख लिया। वो वही गुल्लक है जिसमें वो पिछले 6 महीनों से एक एक करके सिक्के जोड़ते आ रही है। ये उसकी सबसे कीमती जमा पूंजी है। स्कूल खत्म होने के बाद जब बाकी बच्चे घर लौट रहे थे, ताही अकेले शहर की ओर चल पड़ी। वो एक जूते की दुकान के सामने रुकी और शीशे के पीछे रखे गए चमकदार जूतों को देखने लगी। उसके चेहरे पर एक मासूम मुस्कान फैल गई। उसने अपना गुल्लक खोला। अंदर सिर्फ एक एक के सिक्के हैं। गिनने पर पता चला कि पैसे पूरे नहीं हैं। दुकानदार ने उसे देखते ही झड़क दिया और दुकान से दूर भगा दिया। लेकिन ताही हार मानने वालों में से नहीं। वो फिर से दुकान में गई और दुकानदार से विनती करने लगी, मोल भाव करने लगी। दुकानदार ने एक भी शब्द नहीं कहा और उसे जोर से बाहर धकेल दिया। जब ताही दोबारा अंदर जाने की कोशिश करने लगी तो दुकानदार ने गुस्से से उसे जमीन पर ही गिरा दिया। बर्फ पर उसके सिक्के बिखर गए। ताही ने चुपचाप सारे सिक्के उठाए और वहां से जाने लगी। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसका पिता आज भी उसी छेद वाले जूते में कड़कड़ाती ठंड में काम पर गया होगा। ये सोचकर वो फिर से दुकान के अंदर लौट आई। इस बार दुकानदार पूरी तरह भड़क उठा। वो उस छोटी बच्ची की जिद पर चिल्लाने लगा, लेकिन ताही डरी नहीं। उसने एक पोछा उठाया और दुकान की खिड़कियां साफ करने लगी। दुकानदार ने झपट कर उसके हाथ से पोछा छीन लिया और उसे निकल जाने का हुक्म दिया। लेकिन तेज दिमाग वाली ताही ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। वो बाल्टी और पोछा लेकर फिर दुकान के अंदर आ गई। मासूमियत से उसने कहा कि पहले वो शीशे साफ कर देगी, फिर फर्श पोंछ देगी। उसकी आंखों में सच्चाई और दिल में अपने पिता के लिए प्रेम है। आखिरकार दुकानदार का दिल पिघल गया। ताही की हार ना मानने वाली भावना ने उसे अंदर तक छू लिया। उस शाम घर पर पिता ने खाना बना लिया। घड़ी की ओर देखा तो रात के 9:20 बज चुके हैं, लेकिन उसकी दोनों बेटियां अब तक घर नहीं लौटी है। उसके दिल में चिंता की लकीरें खिंचने लगी। तभी बड़ी बेटी यूं ही हाफते हुए घर पहुंची। उसने बताया कि ताही कहीं गायब है। ये सुनते ही पिता का दिल बैठ गया। पिता और बेटी दोनों ने पड़ोसियों से पूछना शुरू किया, लेकिन किसी ने भी ताही को नहीं देखा। रात और गहरी होती जा रही है। बहुत देर बाद यूनही को एक क्लासमेट से पता चला कि स्कूल के बाद ताही शहर की ओर गई थी। ये सुनकर पिता का गुस्सा और बेबसी फूट पड़ा। उसकी आंखें भर आई, मानो वो रो ही पड़ेगा। इधर ताही शहर से अपने पिता के लिए खरीदे हुए नए चमड़े के जूते लेकर खुशी खुशी घर की ओर तेजी से बढ़ रही है। उसके चेहरे पर संतोष है, लेकिन रात काफी हो चुकी है और अंधेरे में वो एक चौराहे पर रास्ता भटक गई। घबराकर वो उल्टी दिशा में दौड़ने ही वाली थी कि तभी पीछे से उसकी बहन यूनही की आवाज आई। ताही ने पलट कर देखा तो उसकी बहन बदहवास हालत में उसे पुकार रही है। यूनही ने घबराहट में उससे पूछा कि वो अकेली शहर क्यों चली गई। अगर वो रास्ता भटक जाती तो क्या होता। उसने कहा कि उसने और पापा ने कितनी बेचैनी में उसे ढूंढा है। तभी ताही ने देखा कि उसके पिता भी उसे खोजते हुए वहां पहुंचे। उन्हें देखते ही ताही खुशी से भर गई और दौड़कर उनकी ओर बढ़ी, लेकिन पिता ने बिना कुछ कहे गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। ताही सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आया कि उसके पापा ने ऐसा क्यों किया। उसका दिल बुरी तरह टूट गया। उसी पल यूनही ने आगे बढ़कर अपने पिता को वो नए चमड़े के जूते दिखाए जो ताही ने उनके लिए खरीदे हैं। सब कुछ देखते ही पिता को सच्चाई समझ आ गई। वो अपनी ही हथेली को घूरते रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने अपनी मासूम बेटी पर हाथ उठा दिया। उनका शरीर जैसे पत्थर का हो गया। रात में सोती हुई ताही को देखते हुए उनका दिल दर्द से भर उठा। अपराध बोध ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। उन्हें उस थप्पड़ पर गहरा पछतावा हो रहा है। वो बाहर आकर अकेले खड़े हो गए। उन्हें अपनी दिवंगत पत्नी से किया हुआ वादा याद आया कि वो अपनी दोनों बेटियों को अच्छे से पालेगा
और उन्हें एक बेहतर जीवन देगा। आज उन्हें लगा कि वो उस वादे में असफल हो गए। यूनही ने अपने पिता को ढांढस बंधाया। उसने कहा कि वो दुनिया के सबसे अच्छे पिता है। अपनी बड़ी बेटी को अब समझदार होता देख पिता ने उससे एक आखिरी विनती की। उन्होंने कहा, अगर मैं किसी दिन इस दुनिया में ना रहूं तो अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। यह सुनकर यूनही की आंखें भर आई। यूनही पहले से जानती है कि उसके पिता को कैंसर है। घर की गरीबी की वजह से और अपनी जिद की वजह से उन्होंने इलाज कराने से मना कर दिया। डॉक्टर ने चेतावनी दी कि बिना इलाज के उनके पास शायद सिर्फ 1 महीना ही बचा है। यूनही ने आंसू रोकते हुए सिर हिला दिया। वो सब कुछ समझ चुकी है। अगले दिन उसके पिता का जन्मदिन है। ताही ने देखा कि उसके पापा ने वही नए चमड़े के जूते पहनकर बाहर निकले जो उसने उनके लिए खरीदे हैं। ये देखकर तो ताही का दिल खुशी से भर गया। उसे लगा कि पापा का गुस्सा अब खत्म हो गया है। वो दौड़कर उनसे लिपट गई। उसके पिता बार बार उसे माफी मांगते रहे। ताही ने भी वादा किया कि अब वो हमेशा उनकी बात सुनेगी। पास खड़ी यूनही ये सब देख रही है। वो जानती है कि ऐसे कोमल पल शायद फिर कभी लौट कर ना आए। कुछ समय बाद पिता अपनी दोनों बेटियों को अपनी पत्नी की कब्र पर श्रद्धांजलि देने ले गए। वहां से लौटते समय उन्होंने यूनही से कहा कि वे शहर जा रहे हैं अपने पिता यानी उनके दादाजी से मिलने। देर हो सकती है। तभी ताही को ये पता चला तो उसने मासूमियत से कहा कि पापा लौटते समय उसके लिए संतरे जरूर लाएं। किसी को भी अंदाजा नहीं कि ये उनकी आखिरी विदाई होगी। शहर पहुंचकर वो आदमी अपने पिता की ऊंची ऊंची कॉर्पोरेट इमारतों को देखने लगा। उसे याद आया कि 10 साल से ज्यादा समय बीत चुका है जब उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। आज वो पहली बार अपने पिता से मिलने आया है। उसे पता है कि उसके दिन गिने चुने हैं। अपनी दोनों बेटियों को अपने पिता के हवाले कर देने से ही उसे सुकून मिल सकता है। बाहर खड़े ड्राइवर ने उसे पहचान लिया और दौड़कर आगे आया। अंदर से उसे यंग मास्टर कहकर संबोधित किया गया और सीधे चेयरमैन के ऑफिस में ले जाया गया। जब उसके पिता ने उसे देखा तो वो हैरान रह गए। कभी एक कारोबारी साम्राज्य का गर्वित वारिस आज टूटा फूटा और थका हुआ इंसान बन चुका है। ये दृश्य किसी ने कभी नहीं सोचा था। सालों पहले उसे प्यार हो गया था। उसके पिता ने उस शादी का जोरदार विरोध किया। अपने प्रेम के लिए उसने अपनी पूरी विरासत छोड़ दी। इसके बदले उसके पिता ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए और उसे घर से निकाल दिया। उसी दिन से वो अकेला संघर्ष करता रहा। इसके बाद तेन और उसकी पत्नी गांव में जाकर रहने लगे। अब इतने सालों बाद वो अपने पिता के पास सिर्फ एक ही वजह से आया है। उसे डर है कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी 2 मासूम बेटियां इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। लेकिन इतने समय बाद भी प्रेसिडेंट ली अपने बेटे के फैसले को माफ नहीं कर पाए हैं। उन्हें लगा कि तेन पैसे मांगने आया है। उनके मन में अपने बेटे के लिए आज भी नाराजगी भरी हुई है। तेन ने भारी मन से अपने पिता को समझाया कि वो किसी भी तरह का पैसा नहीं चाहता। उसने सिर्फ इतना कहा कि अगर उसे कुछ हो जाए तो उसकी दोनों बेटियों का सहारा उसके पिता के सिवा और कोई नहीं होगा। इतना कहकर जब तेन उठकर जाने लगा तो उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। लेकिन उसके पिता को जरा भी अंदाजा नहीं कि उनका बेटा कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझ रहा है। तेन के जाने के बाद प्रेसिडेंट ली की आंखों से एक आंसू निकल गिरा। उसे एक आंसू में पछतावा, गुस्सा, प्रेम और वर्षों का दर्द सब कुछ समाया हुआ है। उधर बस स्टैंड पहुंचकर तेन को पता चला कि आखिरी बस जा चुकी है। कर्मचारियों ने उसे सलाह दी कि वो रात किसी होटल में रुक जाए और सुबह निकल जाए। लेकिन वो अपने दिल को कैसे समझाता। उसे अपनी दोनों बेटियों को घर में अकेला छोड़ने का साहस नहीं हुआ। उसे अपनी छोटी बेटी की याद आ गई जो बिना संतरे खाए सोती ही नहीं। वो उन्हीं संतरों को हाथ में थामे भयंकर बर्फीले तूफान में पैदल ही घर की ओर चल पड़ा। ठंडी सड़कें और बिगड़ती तबीयत हर कदम उसके लिए असहनीय पीड़ा बन गई। जब उससे और चला न गया तो उसने दर्द कम करने की गोलियां खाई। लेकिन दर्द को नजरअंदाज कर वो फिर उठा, संतरे उठाए और आगे बढ़ता रहा। गिरता संभलता और फिर चल पड़ता। उसके मन में बस एक ही चाह है, किसी तरह जल्दी घर पहुंचना और अपनी दोनों बेटियों को गले से लगाना। तभी उसे दूर से एक कार आती हुई दिखाई दी। उम्मीद की एक किरण चमकी। उसने पूरे जोर से हाथ हिलाकर ड्राइवर को रुकने का इशारा किया। लेकिन घनी बर्फबारी में ड्राइवर उसे देख नहीं पाया। जब तक उसे एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ताजे संतरे सड़क पर बिखर गए।
सफेद बर्फ पर उनका नारंगी रंग बेहद डरावना लग रहा है। तैन अपने ही खून के तालाब में पड़ा है। अपने अंतिम क्षणों में भी उसके जहन में अपनी छोटी बेटी का चेहरा है, जो घर पर उसके लौटने का इंतजार कर रही है। अगले दिन जब उनके पिता घर नहीं लौटे तो दोनों बहनों को अस्पताल ले जाया गया। यूनही ने अपनी छोटी बहन से बाहर इंतजार करने को कहा और अकेले मुर्दा घर में चली गई। वो डर के मारे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने पिता के पैरों पर पड़ी, वो उन्हें देखते ही पहचान गई। उनके पैरों में वही नए चमड़े के जूते हैं, वही जूते जिन्हें उसकी छोटी बहन ने जन्मदिन के तोहफे के रूप में खरीदा था। यूनही जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। ये बार बार कहती रही कि काश वहां पड़ा इंसान उसका पिता ना होता। बहन की चीख पुकार सुनकर ताही भी अंदर आई। उसी पल दोनों बहनें समझ गई कि वो एक ही रात में अनाथ हो चुकी है। अफसर यांग की मदद से दोनों बहनों ने अपने पिता की अस्थियां समंदर में विसर्जित की और उन्हें आखिरी विदाई दी। फिर वे भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ी। कड़ाके की ठंड में उनकी छोटी छोटी परछाइयां बेहद असहनीय लग रही है, लेकिन किस्मत को अब भी उन पर रहम नहीं आया। घर पहुंचते उन्होंने देखा कि उनका निर्दयी मकान मालिक घर का सारा कीमती सामान लुटवा चुका है। उसे डर है कि पिता के बिना ये बच्चियां आगे किराया नहीं दे पाएंगी। ताही ने अपने पिता की मेज उठाकर ले जाते मजदूरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन मकान मालिक ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उन्हें बदतमीज अनाथ बच्चे कहकर गालियां देने लगा। बेबस होकर दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट गई और बिलख बिलख कर रोने लगी। उस पल उन्हें बस यही लगा, काश आज स्वर्ग भी उन पर थोड़ी सी दया दिखा देता। उधर चेयरमैन ली ने अखबार में अपने बेटे की अचानक मौत की खबर पढ़ी। शब्द आंखों के सामने धुंधला गए। बिना एक पल गवाए उन्होंने अपने ड्राइवर को बुलाया और तुरंत गांव चलने का आदेश दिया, ताकि उन दोनों नातिनों को ढूंढ सके जिन्हें उन्होंने आज तक नहीं देखा। उसी पल नेक दिल अफसर यांग एक भली महिला चाची को साथ लेकर बहनों के पास आ पहुंचे। उस महिला ने सलाह दी कि दोनों बच्चियों को अनाथालय भेज देना चाहिए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे, लेकिन ताही ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो जहां अपने पिता के साथ रही वही उसका घर है। वो अनाथालय नहीं जाएगी और ना ही अपनी बहन को जाने देगी। यूनही को अपने पिता के आखिरी शब्द याद आ गए कि वो अपनी छोटी बहन का अच्छे से ख्याल रखे। पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए उसने कहा कि आज रात वो अपने पिता का सामान समेटेगी। कमरे में लौटकर उसने ताही को भरोसा दिलाया कि चाहे भविष्य में कुछ भी हो जाए, वो किसी अनाथालय नहीं जाएगी। वो कभी अपनी बहन से अलग नहीं होगी। यूनही ने तय कर लिया कि वो अपनी बहन को शहर ले जाएगी अपने दादा को ढूंढने। हालांकि उसे ये नहीं पता कि शहर में रहने वाले उनके दादा एक अरबपति चेयरमैन है। उसका बस यही विश्वास है कि शहर पहुंचते ही वो अपने दादा को जरूर ढूंढ लेगी, जिनसे वो कभी नहीं मिली। इसके बाद यूनही ने अपने माता पिता की शादी की अंगूठी निकाली, जिन पर उनके नाम खुदे हैं। उसने माँ के नाम वाली अंगूठी ताही को दे दी और पिता के नाम वाली खुद रख ली। उसने कहा कि इन अंगूठियों को संभाल के रखना, ये दोनों अंगूठियां उनकी रक्षा करेंगी। थोड़ा बहुत सामान समेटकर दोनों बहनें काउंट टाउन की ओर निकल पड़ी। इधर चेयरमैन ली भी आखिरकार गांव पहुंच गए। ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी दौड़ाई। सड़क पर आती हुई कार देखकर यूनही घबरा गई। उसे लगा कि शायद अनाथालय की गाड़ी आ रही है। डर के मारे वो जल्दी से सड़क किनारे छिप गई। बस एक पल की चूक में वे अपने दादाजी से बाल बाल चूक गई। जब चेयरमैन ली उनके घर पहुंचे तो पूरा कमरा खाली है। उनका दिल बैठ गया। उन्होंने अपने सहायक को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर उनकी नातिनों को ढूंढा जाए। उधर बस स्टैंड की ओर जाते हुए दोनों बहनों का सामना कुछ आवारा गुंडों से हो गया। एक पल की लापरवाही में बदमाश उनका बटुआ छीन कर भाग गए। जब यूनही को एहसास हुआ तब तक वे लोग दूर निकल चुके थे। उसने ताही से कहा कि यहीं रुके और कहीं न जाए जब तक वो लौट कर न आए। लेकिन जैसे ही यूनही वहां से हटी, ताही बदमाशों के पीछे दौड़ पड़ी। मासूम ताही को लगा कि उसकी बहन उसे छोड़कर जा रही है। जब यूनही वापस लौटी तो ताही वहां नहीं है। उसका दिल बैठ गया। इधर उधर देखने पर भी उसकी बहन कहीं नजर नहीं आई। ताही अब सड़क पर अपने ही खून में पड़ी है। उसे टक्कर मारने वाले ट्रक दंपत्ति जिम्मेदारी से डर गए और उसे अस्पताल नहीं ले गए। औरत अपने पति को बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर डांट रही है। अगर बच्ची मर गई तो क्या होगा। चमत्कार से शाम तक ताही को होश आ गया, लेकिन वो लोग इस बात से अनजान है। पूरा दिन से
भूखी ताही खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। तभी सुनुक और उसका पति जागे। उन्होंने देखा कि ताही मेज के नीचे छिपकर बड़े चाव से खाना खा रही है। वो औरत उसके पास आई और प्यार से पूछा कि क्या उसके सर में अभी भी दर्द है। ताही ने चुपचाप ना में सिर हिला दिया। फिर उसने पूछा कि वो कहाँ रहती है। ताही ने फिर ना में सिर हिलाया। उसे याद नहीं। तभी वो समझ गया कि उस हादसे की वजह से ताही की याददाश्त चली गई है। अब उन्हें हालात की गंभीरता समझ आने लगी, लेकिन वे इस बोझ को हमेशा के लिए अपने घर में नहीं रखना चाहते। सुनुक ने अपने पति से कहा कि बच्ची को कहीं बाहर छोड़ाओ। उस निर्दयी सुझाव के साथ ताही का भविष्य एक बार फिर अंधेरे की ओर धकेल दिया गया। अगले दिन बाजार में चारों ओर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उसी भीड़ के बीच ताही ने अपने गले में लटकी हुई अंगूठी को छुआ। उसे याद नहीं कि अंगूठी उसकी दिवंगत माँ की है, लेकिन आने वाले समय में यही अंगूठी परिवार के सामने उसकी पहचान का सबसे बड़ा सबूत बनने वाली है। भोर होते ही मिनसुक ताही को लेकर उस चहल पहल वाले बाजार में पहुंचा। उसने उसे बहलाते हुए कहा कि वहाँ करतब दिखाने वाला खेल चल रहा है। मासूम ताही उसकी बातों में आ गई और खुशी खुशी आगे की पंक्ति में जाकर तमाशा देखने लगी। उधर अपनी बहन को पागलों की तरह ढूंढती हुई यूनही भी उसी बाजार में पहुंची। तभी उसकी नजर उसी सड़क छाप बदमाश पर पड़ी जिसने उसका पर्स छीना था। जैसे ही वो अपना पर्स उसे वापस लेने में उलझ गई, उसी पर उसकी नजर अपनी बहन से हट गई। बदमाश से भिड़ते हुए वो ताही को फिर से खो बैठी। यूनही ने तुरंत पुलिस को फोन किया। उधर ताही ने अपनी बहन को देखा, लेकिन उसे बस इतना ही महसूस हुआ कि सामने खड़ी लड़की कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। याददाश्त खो चुकी ताही अपनी बहन को पहचान न सकी। इस तरह दोनों बहनें एक दूसरे के इतने पास होकर भी फिर से बिछड़ गई। ताही सुबह से रात तक वही इंतजार करती रही। वो आदमी मिनसुक जिसने उसे लेने का वादा किया था कभी नहीं आया। समय का कोई अंदाजा नहीं रहा। आखिरकार एक गश्त लगाते पुलिस वाले ने उसे देखा। उसने पूछा कि इतनी देर तक घर क्यों नहीं गई। ताही ने अंगूठी पर खुदा नाम बताया। उसे अपना नाम समझते हुए दयालु पुलिस वाले ने सोचा कि बच्ची रास्ता भटक गई है और उसे घर छोड़ने का फैसला किया। उधर मिनसुक आराम से वही चिकन का टुकड़ा खा रहा है जो उसकी पत्नी ने पकाया है। तभी दरवाजे पर पुलिस वाला ताही को लेकर आ पहुंचा। पुलिस को देखते ही दंपति के दिल कांप उठे। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं उनके रोड एक्सीडेंट की सच्चाई सामने न आ जाए। उस औरत ने तुरंत झूठी ममता दिखाते हुए ताही को गले लगा लिया और पुलिस वाले से कहा कि ताही उनके किसी दूर के रिश्तेदार की बच्ची है। गरीबी की वजह से वो उसे अपने घर ले आए, लेकिन बार बार अपने पुराने घर भाग जाने की जिद करती है। पुलिस वाला आधा अधूरा यकीन करके वहां से चला गया। पुलिस के जाते ही मिनसुक ने गुस्से में अपनी पत्नी को डांटना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वो पहले ही कह चुका था कि इस बच्ची से पीछा छुड़ाना आसान नहीं होगा। अब तो पुलिस भी उन्हें पहचानती है। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि ताही आराम से वही भुना हुआ चिकन खा रही है। प्लेट में सिर्फ हड्डियां बची है। दोनों थक हार कर बैठ गए। उन्हें समझ आ गया कि अब उन्हें ताही को अपने घर में ही रखना पड़ेगा। उधर यूनही मंदिर पहुंची। वो टूटे दिल से अपनी बहन के लिए प्रार्थना कर रही है। थक कर वो वहीं लेट गई। तभी बदमाश बदला लेने के इरादे से वहां पहुंचा। सौभाग्य से जयहुक नाम के एक लड़के ने यूनही को बचा लिया। कोई और रास्ता न देखकर यूनही ने जयहुक से विनती की कि वो उसे शहर ले चले ताकि वो अपने दादा को ढूंढ सके। जयहुक ने अखबार में दिए एक विज्ञापन की मदद से उसके दादा का पता लगा लिया। जब यूनही उस आलीशान कॉर्पोरेट टावर के सामने पहुंची तो उसकी आंखें फटी रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके दादा इतनी बड़ी कंपनी के मालिक है। जयहुक ने उसे हिम्मत दी और अंदर जाने को कहा, लेकिन उसके मैले कपड़ों को देखकर सुरक्षा गार्ड ने उसे वहीं रोक दिया। बहस चल ही रही थी कि तभी चेयरमैन ली गांव से लौटकर कंपनी पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अपनी पोती का नाम सुना, उनके कदम वहीं थम गए। उन्होंने लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम यूनही है? यूनही अपने सामने खड़े प्रभावशाली व्यक्ति को देखती रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये उसके दादा है। उसके पिता ने कभी सच्चाई का जिक्र तक नहीं किया था। लंबी खामोशी के बाद जयहुक ने एक तस्वीर सामने रखी जिससे यूनही की पहचान साबित हो सके। अपने बेटे की तस्वीर देखते ही चेयरमैन ली की आंखें भर आई। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी बरसों से बिछड़ी पोती को गले से लगा लिया। यूनही ने अपने दादा की गोद में बैठकर अब तक की सारी कहानी सुना दी। ये सुनते सुनते उनके दादा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा कि उन्हें सब कुछ पहले से पता है। यूनही ने रोते हुए उनसे अपनी छोटी बहन को ढूंढने की विनती की।
उसने अपने पिता से वादा किया था कि वो ताही की रक्षा करेगी। राष्ट्रपति लियो से फिर से गले लगाते हुए वादा करते हैं कि वे हर हाल में उसकी बहन को ढूंढ निकालेंगे। ये सुनते ही थकान और भूख से टूट चुकी यूनही बेहोश हो गई। अगला दृश्य एक आलीशान अस्पताल का कमरा है जहां यूनही बिस्तर पर लेटी है। डॉक्टर ने बताया कि अत्यधिक थकान और कुपोषण के कारण वो बेहोश हुई थी। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान भी है। अपनी नन्ही सी पोती को इस हाल में देखकर चेयरमैन ली का दिल टूट गया। उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि इतनी छोटी सी उम्र में उसने कितने दर्द सहे होंगे। उसी पल यूनही को होश आ गया। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और अपने दादा से कहा कि वो अस्पताल में नहीं रहना चाहती। ये जगह उसके लिए बहुत सारी दर्दनाक यादों से भरी है। यूनही ने बताया कि इसी अस्पताल में उसे पहली बार अपने पिता के कैंसर के बारे में पता चला था और इसी अस्पताल में उसे ये भी स्वीकारना पड़ा था कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही चेयरमैन ली ने सिर झुका लिया। शर्म और पछतावे ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। बिना कुछ कहे वे कमरे से बाहर चले गए और किसी को भेजकर यूनही को घर लाने की व्यवस्था कर दी। तभी यूनही ने अपने दादा को आवाज दी। उसे अभी यकीन नहीं हो रहा कि उसके सामने खड़ा इतना बड़ा कॉर्पोरेट चेयरमैन सचमुच उसका दादा है। यूनही ने कहा कि वो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहती क्योंकि उसके पिता सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे। अगर ये सब पहले पता होता तो शायद उसके पिता जिंदा होते। ये सुनकर ली के पास कोई जवाब नहीं है। वो बस खामोशी से नीचे की ओर देखते हुए खड़ा रह गया। उसी समय जयहुक वार्ड में दाखिल हुआ। उसने यूनही की हालत देखकर चिंता जताई, लेकिन चेयरमैन ली के चेहरे पर एक अजीब सी नफरत उभर आई। चेयरमैन ली की ठंडी नजरें देखकर जयहुक के चेहरे की बनावटी मुस्कान भी तुरंत गायब हो गई। कुछ समय बाद चेयरमैन ली अपनी पोती को भव्य साज सज्जा वाले विला में ले आए। जयहुक भी उस हवेली में रहने लगा। चेयरमैन ली को तुरंत महसूस हो गया कि इस लड़के में कुछ ऐसा है जो साधारण नहीं है। उन्होंने जयहुक को अपने कमरे में बुलाया। जयहुक ने अपना परिचय देना शुरू किया। उसने बताया कि उसने बहुत छोटी उम्र में अपने माता पिता खो दिए थे। तभी से वह भटकते हुए जिंदगी जी रहा है। लेकिन चेयरमैन ली को उसके अतीत या हालात में कोई दिलचस्पी नहीं। उनका बस एक ही सवाल है, उसने उनकी पोती की मदद क्यों की। जयहुक ने शांति से सच बताया कि वह शुरू से जानता था कि यूनही अपने दादा को ढूंढ रही है, एक बड़े कॉर्पोरेट चेयरमैन को। ये सुनते ही चेयरमैन ली सब समझ गया। उन्होंने साफ साफ पूछ लिया कि बदले में उसे क्या चाहिए, लेकिन जयहुक ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो सिर्फ चेयरमैन ली के साथ रहकर काम करना चाहता है और कंपनी को पहले से भी ज्यादा सफल बनाना चाहता है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा सुनकर चेयरमैन ली हैरान रह गया। फिर भी उन्होंने बिना झिझक उसे अपने पास रहने की अनुमति दे दी। असल में ये सब जयहुक की बनाई हुई योजना का हिस्सा है। एक रेस्तरां में काम करते समय उसने एक सहायक और पुलिस अधिकारी की बातचीत सुन ली थी। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि जिस यूनही को उसने बचाया वो एक ऐसे परिवार के चेयरमैन की पोती है। उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना बन गई। दुर्भाग्य से अपनी बहन की तलाश में डूबी यूनही ने यह सब देखा नहीं और अनजाने में जयहुक के जाल में फंसती चली गई। जयहुक ने कुछ सड़क छाप गुंडों से संपर्क किया और उन्हें यूनही की लोकेशन बता दी। उसने दूर खड़े होकर देखा कि वे यूनही को बेरहमी से पीट रहे हैं। फिर सही मौके पर वो हीरो बनकर सामने आया और यूनही को बचा लिया। लेकिन हवेली में रहना यूनही के लिए आसान नहीं। भले ही दादा उस पर बहुत स्नेह लुटाते हैं, लेकिन वहाँ एक आंटी रहती है, मिसेस ली। उन्हें लगता है कि यूनही सिर्फ विरासत के लिए आई है। खाने की मेज पर वो बार बार उसे नीचा दिखाती और ताने मारती। यूनही अपना सारा दुख सिर्फ जयहुक से साझा करती क्योंकि वही एक इंसान है जिस पर वो भरोसा करती है। धीरे धीरे यूनही के दिल में जयहुक के लिए भावनाएं भी जन्म लेने लगी क्योंकि वही हर बार उसका सहारा बना है। ये सब राष्ट्रपति ली अपनी खिड़की से देख रहे हैं। उन्होंने जयहुक को विदेश जाने का टिकट थमा दिया। उन्होंने सख्ती से चेतावनी दी, इस सफर के दौरान यूनही से कोई संपर्क नहीं करना। अगर वो तुम्हें फोन करे तो भी जवाब मत देना। असल में ये चेयरमैन ली की आखिरी परीक्षा है। जयहुक ने बिना सवाल किए उनकी शर्त मान ली। रवानगी के दिन यूनही उसे विदा करने आई। उसने जयहुक को गले लगाया और उससे लौट आने का वादा मांगा। उधर ताही की जिंदगी नरक बन चुकी है। सुनोक दंपति उसे सिर्फ एक मुफ्त की नौकरानी की तरह इस्तेमाल करते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि वो किसी अमीर परिवार की बेटी है। एक दिन ताही से गलती से पानी गिर गया जिस पर सुनोक फिसल पड़ी।
वो उठी और ताही पर गालियों की बौछार करने लगी। गुस्से में उसने ताही के माथे के जख्म पर जोर से उंगली चुभो दी। अपना गुस्सा निकालने के बाद उसने ताही को सजा के तौर पर बाहर खड़ा कर दिया। जब उसकी बड़ी बेटी स्कूल से लौटी और ताही को देखा तो उसके चेहरे पर भी नफरत और घृणा साफ झलक रही है। सौभाग्य से वही दयालु पुलिस अधिकारी वहां पहुंचा जो पहले ताही को घर छोड़कर गया था। जैसे ही सुनौक ने सुना कि बाहर पुलिस वाला खड़ा है, डर से उनके दिल की धड़कनें बढ़ गई। वे तुरंत बाहर भागी और झूठी चिंता दिखाते हुए ताही के बारे में पूछने लगी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि किसी ने सूचना दी थी कि एक छोटी बच्ची को ट्रक ने टक्कर मार दी थी, लेकिन जब उन्होंने अस्पताल में जांच की तो किसी भी बच्ची को सड़क दुर्घटना में भर्ती नहीं पाया गया। सुनौक की घबराहट देखकर अधिकारी को शक हो गया। उसने चुपचाप उनके परिवार के ट्रक नंबर नोट कर लिया। ये देखते ही सुनौक समझ गई कि पुलिस को उन पर शक होने लगा है। उसने तुरंत अपने पति से कहा कि सामान बांधो और यहाँ से भाग चलो। सबसे पहले सुनौक ने उस ट्रक को भिजवा दिया जिससे यह हादसा हुआ था। फिर उसने एक ड्राइवर का इंतजाम किया जो ताही को उनके पुराने घर से दूर ले जा सके। उधर चेयरमैन ली को अपने सहायक का फोन आया। पुलिस को उनके लापता पोती के बारे में एक सुराग मिला है। पुलिस चाहती है कि यूनही आकर पुष्टि करे कि वो लड़की उसी की बहन है या नहीं। चेयरमैन ली तुरंत यूनही को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां से पुलिस उन्हें सुनौक और उसके पति के घर ले गई, लेकिन उसी समय सुनौक और उसका पति रात के अंधेरे में भाग चुके थे। वे दोनों आराम से एसी टैक्सी में बैठे हैं और ताही को ट्रक के पिछले हिस्से में अकेला छोड़ दिया गया। अचानक ड्राइवर ने देखा ही नहीं कि सिग्नल लाल हो चुका है और उसकी गाड़ी लगभग पुलिस की गाड़ी से टकरा गई। पुलिस अधिकारी चालान लिखने लगा। तब यूनही ने खिड़की से बाहर झांका। दुर्भाग्य से वो अपनी बहन को पीछे वाली गाड़ी में झुककर बैठे हुए देख नहीं पाई। ताही ने अपनी बहन को देख लिया, लेकिन उसकी याददाश्त जा चुकी थी। वो समझ नहीं पाई कि सामने से गुजरती लड़की उसकी अपनी बहन है। इस तरह दोनों बहनें एक बार फिर इतनी पास होकर भी खामोशी में एक दूसरे से गुजर गई। उस रात दोनों बहनें हमेशा के लिए बिछड़ गई। अब उन्हें दोबारा मिलने में पूरे 15 साल लगने वाले हैं। चेयरमैन ली जब सुनौक के घर पहुंचे तो घर पूरी तरह खाली है। ताही का कोई सुराग नहीं मिला। यूनही अपने दादा की बाहों में गिर पड़ी और बिलक बिलक कर रोने लगी। वक्त तेजी से बीतता गया और 15 साल यूं ही गुजर गए। यूनही अपने दादा के साथ सुख सुविधाओं में पली बढ़ी, लेकिन उसने कभी अपनी छोटी बहन की तलाश नहीं छोड़ी। उधर याददाश्त खो चुकी ताही सुनौक और उसके पति के साथ भयानक गरीबी और उपेक्षा में बड़ी हुई। उसे कभी परिवार का स्नेह नहीं मिला। सुनौक ने उसका नाम बदलकर सुनवो रख दिया। उसे पता भी नहीं कि यही नाम ताही की असली माँ का था। सुनवो बेहद दयालु और हंसमुख है। सौतेली माँ की डांट सुनकर भी वो कभी शिकायत नहीं करती। यहाँ तक कि पड़ोस के बूढ़े लोग भी उसकी हालत देखकर दुखी हो जाते और कहते कि सुनवो इस परिवार के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। घर का सारा काम वही करती, सामान लाना, खाना बनाना, छोटी सी दुकान संभालना। वहां से भाग निकलने का सपना लिए सुनवो रोज चुपचाप एक जार में सिक्के जमा करती है। उसकी चाहत बस दुकान की खिड़की में टंगी एक सुंदर सी ड्रेस है, लेकिन उसकी सौतेली बहन जिमिन ने वो जार ढूंढ लिया और सारे पैसे चुरा लिए। उसी दिन सुनवो खाना पहुंचाने बाहर गई थी। वही उसकी जिंदगी का सबसे अहम इंसान उसे टकराया। उसका नाम जुनहू है। वो अपने छोटे भाई के सामने लड़ाई के करतब दिखा रहा है। अगले ही पल सुनवो के हाथ से एक प्लेट सीधे जुनहू के सर पर जा लगी। जुनहू अभी संभल भी नहीं पाया था कि सुनवो उस पर चिल्लाने लगी, लड़ाई करनी है तो कहीं और जाओ, मेरे बर्तन क्यों तोड़ते हो। जब सुनवो ने उस सुंदर लड़की को गुस्से में डांटते हुए देखा तो अजीब सा सुकून उसके दिल में उतर गया। शायद यही पहली नजर का प्यार होता है। जुनहू ने वहीं खड़े खड़े अपने दिल की बात कह दी। अगले ही पल सुनवो ने एक और प्लेट उसके सर पर दे मारी। इसके बाद सुनवो खुशी खुशी उस मुआवजे के पैसे गिन रही है जो उसने जुनहू से वसूल किए हैं। जुनहू उसके पीछे पीछे चलता रहा, लेकिन इतना पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। उसके दोस्त उसे समझाने लगे, ऐसी लड़की गर्लफ्रेंड बनाने के लायक नहीं है, लेकिन जुनहू तो पहले ही उसके जाल में फंस चुका है। उसने साफ आदेश दिया, उसके बारे में सब पता करो, उसका नाम, घर, सब कुछ। उस रात सुनवो देर तक खाना पहुंचाती रही। जब वो घर लौटी तो दुकान में ग्राहकों के छोड़े झूठे बर्तन देखे। थकी होने के बावजूद वो फिर से सफाई में जुट गई। आधी रात तक भूख लगी तो उसने चुपचाप
सुबह का बचा हुआ चावल खाया। ये सब काम निपटाकर वो आराम करने बैठी तो उसकी नजर कांच के जार पर पड़ी। वो खाली है। उसकी सांसें अटक गई। वो बदहवासी से पूरे कमरे में ढूंढने लगी, बिस्तर के नीचे, अलमारी में, हर कोने में, लेकिन एक भी सिक्का नहीं मिला। तभी उसे सच्चाई समझ आ गई। ये काम उसी निकम्मी आलसी जिमिन का है। उधर जिमिन बार में बैठी सुनवो के पैसों से शराब पी रही है, तेज म्यूजिक पर पागलों की तरह नाच रही है। सुनवो पागल से होकर बार की ओर दौड़ी। उसी समय यूनही को एक फोन आया। कॉल करने वाले ने दावा किया कि उसे उसकी खोई हुई बहन मिल गई है। यूनही बिना एक पल गवाए गाड़ी लेकर उसी बार की ओर निकल पड़ी। उसके दिल में बस एक ही चाह है, किसी भी हाल में अपनी बहन से मिलना। इस तरह दोनों बहनें एक ही जगह पर है, एक ही समय पर। लिफ्ट में उनकी आमने सामने मुलाकात हुई, लेकिन सादे कपड़ों में खड़ी उस लड़की को देखकर भी यूनही पहचान न सकी कि यही वो बहन है जिसे वो सालों से ढूंढ रही है। उनकी पहली मुलाकात एक दर्दनाक चूक बनकर रह गई। यूनही बार में प्राइवेट रूम में पहुंची और टाइलर से अपनी बहन के बारे में सवाल करने लगी। सच्चाई ये थी कि टाइलर ने जानबूझकर उसे धोखा दिया, सिर्फ पैसे हटने के लिए। उसने कहा कि उसकी बहन वही वेट्रेस है, लेकिन यूनही इतनी आसानी से फंसने वालों में से नहीं। उसने एक चेक आगे बढ़ाया और कहा, बहन की पहचान पक्की होती ही तुम इस चेक से पैसे निकाल सकोगे। यूनही की आंखों में झलकती सख्ती देखकर टाइलर समझ गया, ये औरत हल्के में लेने वाली नहीं है। आखिरकार उसे सच उगलना पड़ा। सौदा टूट गया। यूनही भावनाओं से टूट चुकी वो बार के हर कोने में अपनी बहन की परछाई ढूंढने लगी। उधर सुनवो को बार के मैनेजर ने दरवाजे पर ही रोक दिया। ऐसे पुराने कपड़ों में अंदर नहीं जा सकती। वो वहीं बाहर बैठ गई, उसी जिनमिन का इंतजार करती रही जिसने उसका सब कुछ चुरा लिया था। थोड़ी देर बाद उसने देखा वही औरत जिसे उसने लिफ्ट में देखा था, उसे भी बाहर निकाल दिया गया है। सुनवो को क्या पता कि वही औरत उसकी अपनी सगी बड़ी बहन है। दरअसल अंदर टाइलर ने यूनहू को पूरी सच्चाई बता दी थी। गुस्से में यूनहू ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो पलटकर मारना तो चाहता था, लेकिन यूनही के ताकतवर दादा का नाम याद आते ही वो रुक गया। यूनही अब भी खुद को संभाल नहीं पाई थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। ये सब देख रही सुनवो का दिल पिघल गया। अपनी दयालुता की वजह से वो उसे ढाढ़स बंधाने आगे बढ़ी, लेकिन यूनही ने उस अनजान लड़की के सामने अपना दर्द साझा नहीं किया। वो बस पलटी और चली गई। सुनवो से रोती हुई औरत को जाते हुए देखती रही। उसके दिल में एक अजीब सी जानी पहचानी अनुभूति हुई, लेकिन वो क्या कर सकती थी। उसकी याददाश्त तो पहले ही उससे सब कुछ छीन चुका है। वो बार के बाहर बैठी रही। लोग आते जाते रहे, लेकिन जिमिन नहीं आई। अगले दिन जब वो घर लौटी तो उसने जिमिन को कार से उतरते देखा। सुनवो ने उसे रोक लिया। मेरे पैसे लौटाओ, वो पैसे जो मैंने मेहनत से जोड़े थे। लेकिन जिमिन ने सिरे से इनकार कर दिया। वहीं खड़ा जुनहू ये सब देखकर हैरान रह गया। जिस लड़की से वो पहली नजर में प्यार कर बैठा था, वो फिर उसके सामने है। सुनवो अब खुद को रोक नहीं पाई। जुनहू ने बीच में आकर उसे रोकना चाहा, लेकिन उल्टा एक घूसा खुद खा बैठा। सुनवो ने उसका हाथ झटक दिया और वहां से भाग गई। जुनहू बिना सोचे समझे उसके पीछे दौड़ पड़ा। पीछे रह गई जिमिन गुस्से से जलती हुई। उसका जुनहू किसी और लड़की के लिए उसे छोड़कर चला गया। सुनवो एक कपड़ों की दुकान के सामने आकर रुक गई। शीशे के पीछे टंगी वही ड्रेस जिसे वो बरसों से चाहती है, वो वहीं खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगी। जुनहू ने चुपचाप अपनी जैकेट उतारी और उसके कंधों पर डाल दी। सुनवो ने अपना सारा दर्द उसके सामने उड़ेल दिया। उस ड्रेस का सपना, जार में जमा किए सिक्के, एक बेहतर नौकरी और उस बेरुखे घर से हमेशा के लिए निकल जाने की चाह। पैसे चले गए उसने कहा, लेकिन मैं फिर से बचा लूंगी। धीरे धीरे सही, एक दिन मेरा सपना जरूर पूरा होगा। उसकी बात सुनकर जुनहू स्तब्ध रह गया। इस लड़की की मजबूती ने उसे फिर से मोहित कर लिया। उसने हकलाते हुए अपना परिचय दिया। जब उसे उसका नाम पता चला तो वो 2 साल के बच्चे की तरह खुश हो गया। उसने अपने छोटे भाई से कहा, अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ सुनवो है। और उसी पल जुनहू ने तय कर लिया वो इस लड़की की जिंदगी भर हिफाजत करेगा। उसी दिन सुनवो एक इंटरव्यू देने जा रही थी। दिल में उम्मीद, आंखों में एक बेहतर जिंदगी का सपना। अचानक सड़क पर शोर मच गया। एक चोर किसी राहगीर का सामान छीन कर भाग रहा है। सुनवो ने एक पल नहीं सोचा। वो तुरंत अपनी साइकिल पर चढ़ी और चोर के पीछे दौड़ पड़ी। उसे क्या पता था कि उसके साथ साथ जो आदमी उस चोर का पीछा कर रहा है वही उस कंपनी का CEO है जहां वो इंटरव्यू देने जा रही है।
जेहुक, किस्मत उस पल अपनी चाल चल चुकी थी। सुनवो ने पूरी ताकत से साइकिल चलाई और चोर के पास पहुंच गई। जैसे ही वो चोर भागने को हुआ, सुनवो ने उसके पैरों पर जोर से काट लिया। चोर दर्द से चीख पड़ा। उसी पल जेहुक वहां पहुंचा और चोर को चंद सेकंड में काबू में कर लिया। सुनवो ने ऊपर देखा, सामने एक बेहद खूबसूरत चेहरा है। जेहुक ने आगे बढ़कर पूछा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लेकिन सुनवो को अचानक याद आया, उसके इंटरव्यू के डॉक्यूमेंट्स जमा करने का टाइम अब खत्म होने वाला है। उसने झुककर धन्यवाद कहा और बिना रुके वहां से भाग गई। जेहुक उसे जाते हुए देखता रहा, सोच में डूबा हुआ। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े कागज पर पड़ी। वो सुनवो की नौकरी की फाइल है। उधर सुनवो बिना रुके कंपनी पहुंची। भागते भागते वो एक शानो शौकत से निकली औरत से टकरा गई। वही है इस परिवार की मालकिन। फिर से दोनों बहनें आमने सामने हुई, लेकिन पहचान फिर भी नहीं हो पाई। एक बार फिर किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया। डॉक्यूमेंट्स जमा करते वक्त सुनवो का दिल बैठ गया। उसकी पर्सनल फाइल गायब है। तभी उसे याद आया, वो चोर का पीछा करते वक्त गिर गई होगी। उसने स्टाफ से पूछा, डेडलाइन कब तक है? जवाब मिला, शाम 6 बजे, सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। सुनवो ने हाथ जोड़े, कहा कि मेरी फाइल चोर को पकड़ते वक्त गिर गई थी, मैं अभी लेकर आती हूँ। लेकिन जवाब बेरहम था, डेडलाइन नहीं बदलेगी। फिर भी सुनवो ने हार नहीं मानी। वो दोबारा दौड़कर वहां पहुंची, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। उसे पता नहीं कि उसी वक्त जेहुक उसकी फाइल लेकर उसे ढूंढ रहा है। डेडलाइन नजदीक देख जेहुक ने इंतजार नहीं किया। उधर सुनवो टूटे दिल से कंपनी के गेट पर पहुंची। आज फिर उसका सपना अधूरा रह गया। जैसे ही वो लौटने लगी, किसी ने पीछे से कहा, रुको। जेहुक सामने खड़ा है, हाथ में उसकी फाइल लिए। जेहुक को लगा कि सुनवो ने हार मान ली है। वो उसकी तरफ से फाइल जमा तो करना चाहता था, लेकिन नियम साफ है, एप्लीकेंट को खुद फाइल देनी होगी। जेहुक ने पूछा, तुम इस कंपनी में क्यों आना चाहते हो? सुनवो ने बिना सोचे कहा, क्योंकि ये मेरा सपना है। इतना कहकर उसने फाइल उठाई और कूड़ेदान में फेंक दी। जेहुक ने चुपचाप फाइल उठाई। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। लेकिन उसी रात सुनवो की जिंदगी का सबसे काला अध्याय शुरू हुआ। उसका गोद लिया हुआ पिता मिनसुक उसे बाल धोते देख बुरी नियत पाल बैठा। उसने चालाकी से अपनी पत्नी और बेटी के लिए शाम की फिल्म के टिकट खरीदे। अचानक आई इस दरियादिली से अनजान उसकी पत्नी खुश हो गई और उसे गले लगा लिया। लेकिन मिनसुक चाहता है कि वह जल्दी निकल जाए। जाने से पहले उसने कहा, फिल्म के बाद किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा लेना। जैसे ही दोनों बाहर गई, मिनसुक की नजर सुनवो पर टिक गई। उसने कमरे में जाकर कमर में छिपाई हुई दवा निकाली। दुकान बंद होने के बाद वो नकली चिंटा दिखाते हुए सुनवो को कोला की बोतल देता है। सुनवो बिना शक किए पी जाती है। मिनसुक मीठी मीठी बातें करता रहा, लेकिन उसकी आंखें कहीं और ही है। धीरे धीरे सुनवो की चेतना धुंधली होने लगी। मौका देखकर मिनसुक उसके चेहरे की ओर झुका। सुनवो लड़खड़ाती हुई उठने की कोशिश करती, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता। संघर्ष में उसके गले की माला जमीन पर गिर जाती है। वो तड़पती रही, लेकिन ताकत साथ नहीं दे रही। तभी दरवाजा खुला। सुनौक और जीमिन लौट आई है। यह दृश्य देखकर वो सन्न रह गई। खुद को बचाने के लिए मिनसुक पलट गया। ये लड़की मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। सुनौक ने बिना सोचे अपने पति पर भरोसा किया। उसने सुनवो के बाल पकड़े और गालियां बरसाई। जिमिन ने और भी जोर से सुनवो के गाल पर थप्पड़ मारा। सुनवो कुछ नहीं बोली। वो दरवाजे पर सिकुड़ कर बैठी रही, खामोश, आंसुओं में डूबी हुई। उसकी सिसकियां अंधेरी रातों में कहीं खो गई। किस्मत ने उस रात सुनवो पर थोड़ा रहम किया। सड़क से गुजरती एक दयालु बूढ़ी दादी की नजर उस पर पड़ी, जो दरवाजे के पास सिमटी हुई रो रही थी। आंसुओं से भरे सुनवो के चेहरे को देखकर दादी का दिल पसीज गया। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटी क्या हुआ? डर और थरथराहट के बीच सुनवो ने दादी के पैरों में गिरते हुए बस इतना कहा, मुझे यहाँ से ले चलिए, मैं उस घर में दोबारा नहीं जाना चाहती। दादी को पूरी बात समझ तो नहीं आई, लेकिन इतना जरूर महसूस हुआ कि इस बच्ची ने बहुत जुल्म सहे हैं। उसी समय जुन्हो ने सब देख लिया। उसने बिना एक पल गवाए सुनवो को उठाया और दादी के घर ले आया। सुनवो बेहोशी में ही पड़ी रही। उसकी हालत देखकर दादी ने पुलिस को फोन करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगी, तभी सुनवो को होश आया। इतनी तकलीफ के बावजूद उसकी अच्छाई जिंदा थी। उसने दादी का हाथ पकड़ लिया और कहा, कुछ नहीं हुआ है, प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। दादी उसकी मासूमियत देखकर चुप रह गई। उसी दिन यूं ही मिली हुई जानकारी के सहारे
सुनोक के घर पहुंची। उसे उम्मीद थी कि शायद आज उसकी बहन का कोई सुराग मिल जाए, लेकिन हादसे की जिम्मेदारी से डरते हुए सुनोक और उसके पति ने साफ इनकार कर दिया कि वे किसी ताही नाम की लड़की को जानते हैं। तभी जिमिन बाहर से लौटी। यूनहो की आंखों में चमक की उम्मीद आ गई। उसने कांपती आवाज में पूछा कि क्या वही उसकी बहन है, लेकिन सुनोक भड़क उठी और यूनही को धमकाते हुए घर से निकाल दिया, वरना पुलिस बुलाने की चेतावनी दी। जाते जाते यूनही अपना फोन नंबर और पता छोड़ गई, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें कुछ याद आ जाए। यूनही के जाने के बाद निजी जासूस ने सुनोक और उसके पति को जमकर फटकार लगाई। उसने बताया कि जिस लड़की को उन्होंने अभी भगा दिया वो किसी साधारण इंसान की नहीं, बल्कि एक बड़े कॉर्पोरेट चेयरमैन की पोती है। उसने कहा, अगर तुम उसकी बहन को ढूंढने में मदद करो तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। ये सुनकर सुनोक और उसके पति सन्न रह गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस गोद ली हुई बच्ची को उन्होंने जिंदगी भर सताया वो इतनी बड़े घराने से जुड़ी हो सकती है। दोनों को अपने किए पर पछतावा होने लगा, लेकिन ये सारी बातचीत पास खड़ी उनकी बेटी जिमिन ने सुन ली। उसकी नजर यूनही के छोड़े हुए फोन नंबर और पते पर टिक गई। उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना ने जन्म लिया। इधर घर से निकाली जा चुकी सुनवो दादी के यहाँ अस्थायी रूप से रह रही है। अचानक उसे याद आया उसके गले में हमेशा रहने वाला वो लॉकेट गायब है। वो नहीं जानती थी कि वही अंगूठी उसकी असली पहचान का इकलौता सबूत है। उधर जिमिन को अचानक याद आया कि कभी उसने सुनवो की वो अंगूठी देखी थी। पहले उसे उसकी कोई कीमत नहीं लगी थी, लेकिन अब वो समझ चुकी है कि वही अंगूठी उसकी जिंदगी बदल सकती है। लालच में अंधी होकर जिमिन ने यूनही का नंबर मिलाया, लेकिन कॉल करते ही उसके हाथ कांप गए। ये रास्ता बहुत खतरनाक है। उसने फोन काट दिया और शराब के नशे में अपनी बेचैनी दबाने के लिए सड़कों पर निकल पड़ी। मगर उसकी हरकतों ने यूनही के दिल में शक का बीज बो दिया। जितना यूनही सोचती उतना ही उसे सब कुछ गलत लगने लगा। उसने तय कर लिया कि वो खुद जाकर सच का सामना करेगी। उसी दौरान सुनवो भी अपनी खोई हुई अंगूठी की तलाश में अपने पुराने घर लौट आई। उसे देखकर सुनोक डर से कांप उठी। अगर इस लड़की को कभी अपनी असली पहचान पता चल गई तो वो बदला लेने जरूर लौटेगी। सुनोक ने सख्ती से कहा, दोबारा यहाँ मत आना। फिर भी सुनवो ने दिल से उन्हें शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। दूसरी तरफ नशे में धुत जिमिन वहां पहुंच गई। जिमिन के मुंह से एक भयानक सच फिसल गया। उसने चिल्लाकर कहा कि वही यूनही की खोई हुई बहन है। उसने वादा किया कि 9 साल की उम्र में ट्रक ने उसे टक्कर मारी थी और उसकी याददाश्त चली गई थी। उसे नहीं पता कि वह असल में कौन है। यूनही ने सख्ती से सबूत मांगा। ये सुनते ही जिमिन का नशा उतर गया। वो घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करे। उसने तुरंत पलटकर कहा कि वो बहन नहीं जिसे यूनही ढूंढ रही है। घबराहट में जिमिन घर के अंदर भागी और उसके पैर लड़खड़ा गए। वो जमीन पर गिर पड़ी। बाहर खड़ी यूनही की आवाज कांप उठी, मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे लगता है कि तुम ही मेरी बहन हो। यही अंधा भरोसा जिमिन की सबसे बड़ी जीत बन गई। उसने उसी पर फैसला कर लिया, अगर सच सामने आया तो वो सुनवो को जिंदा नहीं छोड़ेगी। धीरे से उसने अपनी मुट्ठी खोली और उस अंगूठी को बाहर निकाला। अगले ही दिन जिमिन अपनी माँ के पास पहुंची। उसका दिल ईर्ष्या से जल रहा है। उसे ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि सुनवो एक अमीर परिवार की पोती है, जबकि वह खुद गरीबी में पैदा हुई। उसने मन ही मन सवाल किया, मेरी जिंदगी इतनी अभागी क्यों है। उसी पल उसके भीतर एक खतरनाक ख्वाहिश ने जन्म लिया। वो सुनवो की जिंदगी चुरा लेना चाहती है। उसने अपने माता पिता से कहा कि वो उसका राज छिपाए रखे। अगर वे चुप रहे तो सच कभी सामने नहीं आएगा। सुनोक को लगा कि उसकी बेटी पागल हो गई है और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अपनी ही थकी हुई जिंदगी को याद करके वो चुप रह गई। उसी समय बाहर जिमिन ने यूनही को फोन किया और तुरंत मिलने को कहा। जब दोनों मिली तो जिमिन ने कांपते हाथों से वो अंगूठी निकाली। जैसे ही यूनही ने उस अंगूठी पर खुदी अपनी माँ का नाम देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जिमिन ने बिना हिचक अपनी झूठी कहानी गढ़ दी। हादसे के बाद एक दयालु दंपति ने मुझे गोद ले लिया था। मेरी सारी यादें चली गई। यही अंगूठी मेरी जिंदगी की इकलौती निशानी थी, इसीलिए मैं इसे हमेशा पहनती रही। बहन की दर्द भरी कहानी सुनकर यूनही को रत्ती भर भी शक नहीं हुआ। वो पूरी तरह यकीन कर बैठी कि सामने खड़ी ये लड़की उसी की खोई हुई बहन है। यूनही ने जिमिन को कसकर गले लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। जिमिन भी
उसे थामे रही, हालांकि वो अपने आंसुओं को किसी तरह रोक रही है। इसके बाद यूनी उसे अपने घर ले आई। आलीशान हवेली की भव्यता देखकर जिमिन की सांसें थम गई। यूनी ने अपने दादा चेयरमैन ली को बहन मिलने की खुशखबरी दी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखी। चेयरमैन ली को तो जिमिन की पहचान पर और भी शक होने लगा। फिर भी यूनी अपनी बहन के पक्ष में अडिग रही। इसी भरोसे के सहारे जिमिन ने सबको धोखा देने में सफलता पाली। यूनी अपनी बहन को मेकओवर के लिए ले गई। जिमिन ने फिर से बेबस डरी सहमी लड़की का अभिनय शुरू कर दिया। वो मन ही मन सोच रही है, क्या ये अचानक मिली खुशी सच हो सकती है? अगर मेरी यादें कभी वापस ही नहीं आई तो? उसकी डरी हुई हालत देखकर यूनी ने उसे ढांढस बंधाया। यादें चली गई तो क्या हुआ? नई यादों से नई जिंदगी शुरू करेंगे। जब तक मैं हूं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही यूनी वहां से गई, जिमिन का असली चेहरा सामने आ गया। उसने अपनी माँ को फोन कर सख्त लहजे में कहा कि उसकी जिंदगी अब बदल चुकी है और पुराने नाम का इस्तेमाल कभी ना करे। माँ कुछ कह पाती उससे पहले ही उसने घमंड से फोन काट दिया। उधर असली पोती सुनबू बेघर होकर एक दयालु दादी के साथ रह रही है। हर रात उसे डरावने सपने आते और हर बार खोई हुई अंगूठी की याद उसके दिल को और भारी कर जाती। काम की तलाश में वो रोज ना जाने कितने फोन करती। बार बार ठुकराए जाने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। तभी जुन्हो के पिता ने उसे ग्रुप कम्युनिकेशन एजेंसी में नौकरी के लिए सिफारिश की। उसकी सिफारिश के दम पर सुनवो को नौकरी मिल गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि ये कंपनी उसी दादा का है। इसी दौरान जिमिन महंगे डिजाइनर कपड़ों में सजी धजी सुनवो के सामने आ पहुंची। सुनवो ने सोचा कि शायद जिमिन ने उसकी अंगूठी ढूंढने में मदद की होगी, लेकिन जिमिन ने ताना मारते हुए कहा, तुमने तो कहा था अंगूठी ढूंढने को। मैंने बहुत ढूंढा मगर कुछ नहीं मिला। फिर उसने मौका देखकर ये भी जता दिया कि उसने अपनी बहन ढूंढ ली है और अब वो अमीर घराने की लड़की है। ये सुनकर सुनवो स्तब्ध रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस लड़की के साथ वह बड़ी हुई वो उसके माँ बाप की सगी बेटी नहीं थी। लेकिन जिमिन के घमंड के बावजूद सुनवो ने उसके अमीर होने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये बात जिमिन को आग बबूला कर गई। गुस्से में वो सुनवो पर झपट पड़ी, मगर तभी ऊपर से गिरा सामान उसके सिर पर आ लगा और वो बेहोश हो गई। जैसे ही यूनहो को खबर मिली कि उसकी बहन घायल हो गई है, वो दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने बताया कि चोट मामूली है और थोड़े आराम के बाद छुट्टी मिल सकती है। जब जिमिन ने देखा कि सुनवो से देखने आई है तो उसने झूठा आरोप लगा दिया कि उसी की वजह से उसे चोट लगी। ये सुनकर सुनवो चुपचाप वार्ड से बाहर निकल आई। उसका मन टूट चुका है। तभी उसने यूनही को कमरे से बाहर निकलते देखा। उसने हिम्मत करके समझाना चाहा कि आज जो हुआ वो सच में एक हादसा था, लेकिन यूनहो ने सिर्फ अपनी झूठी बहन की बातों पर भरोसा किया और बिना पीछे देखे वहां से चली गई। सुनवो वहीं खड़ी रह गई, दिल में सवाल, आंखों में आंसू लिए, और एक बार फिर उसकी किस्मत उससे चूक गई। अगले ही दिन जैसे ही सुनवो काम पर पहुंची, उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया। बॉस ने बिना किसी लाग लपेटे के साफ कह दिया, अगर मैंने तुम्हें नहीं निकाला तो वो लड़की हम पर मुकदमा ठोक देगी। सुनवो ने हाथ जोड़कर विनती की, लेकिन उसे दूसरा मौका नहीं मिला। ऊपर से उसे टूटे हुए सामान का बिल भी थमा दिया गया। टूटे दिल के साथ सुनवो ने ये बात जुन्हो को बताई। वो रोते हुए बोली, मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है? उसे लगने लगा कि ये सब कहीं न कहीं उसकी खोई हुई अंगूठी से जुड़ा है। जुन्हो ने उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि जिंदगी में हर चीज परफेक्ट होने की जिद नहीं करनी चाहिए। कभी कभी खुद को ढीला छोड़ देना भी जरूरी होता है। सुनवो ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि वो जुन्हो की तरह रोज रोज छोटी मोटी जुगाड़ वाली जिंदगी नहीं चाहती। इस पर जुन्हो हंस पड़ा और बोला, अरे जुगाड़ करने वालों की भी अपनी जिंदगी अपना रास्ता होता है। सुनवो से हैरानी से देखने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जुन्हो के भीतर इतनी संवेदनशीलता छिपी है। अगले दिन सुनवो ने फिर हिम्मत जुटाई और अलग ग्रुप पहुंची। उसने जुन्हो के पिता से माफी मांगी और बताया कि जिस नौकरी की उन्होंने सिफारिश की थी उसे निकाल दिया गया। 1 महीने से भी कम समय में ऐसा होना दुखद है। जुन्हो के पिता ने उसे ढांढस बंधाया और कहा कि नौकरी की तलाश में ठोकरें लगती ही है, जरूर कोई बेहतर मौका उसका इंतजार कर रहा होगा। बातों बातों में उनसे एक ड्रिंक गिर गई जो सुनवो के कपड़े पर फैल गई। वो सफाई के लिए वॉशरूम की ओर गई। वहीं उसने सुना कि कंपनी में सफाई कर्मचारी की भर्ती हो रही है। आज सिर्फ 5-6 लोग ही आए थे, जो बहुत कम है।
सुनवो ने देर न करते हुए सीधे इंटरव्यू वाले कमरे की ओर दौड़ लगा दी। इंटरव्यू लेने वाला ये देखकर चौंक गया कि इतनी कम उम्र की लड़की सफाई कर्मी की नौकरी के लिए आई है। सुनवो ने जल्दी से अपनी कहानी सुनाई, कैसे वो पहले ऑफिस की नौकरी के लिए आई थी। चोर के पीछे भागते हुए उसका आवेदन गुम हो गया और मौका हाथ से निकल गया। अब उसे फिर से अवसर मिला है। मैं इस कंपनी में काम करना चाहती हूँ, चाहे सफाई कर्मी ही क्यों न बननी पड़े। उसने समझाया कि नीचे से शुरुआत करके वो कंपनी को बेहतर समझ पाएगी। उसकी सच्चाई और लगन ने इंटरव्यूअर को मना लिया। नौकरी मिलते ही सुनवो की खुशी किसी 2 साल के बच्चे जैसी हो गई। अपने पहले ही दिन वो एक बुजुर्ग से टकराई जिन्हें वो नहीं जानती। वो कंपनी की चेयरमैन है। जमीन पर गिरे टॉयलेट पेपर के रोल्स उठाने में चेयरमैन ने उसकी मदद की। हैरानी से सुनवो ने पूछा, क्या आप भी यहाँ काम करते हैं? ली मुस्कुराए और बोले कि उनके कर्मचारी इतने काबिल है कि उन्हें कभी नौकरी जाने का डर नहीं होता। उन्होंने ये भी पूछा कि इतनी छोटी उम्र में वो सफाई कर्मी क्यों बनी। सुनवो ने बस इतना कहा, हर चीज की शुरुआत नीचे से होती है। बातों बातों में उसने पूछ लिया कि वो किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। थोड़ी देर रुककर चेयरमैन ली बोले, जहाँ कंपनी को मेरी जरूरत होती है वहीं। ये सुनकर सुनवो बहुत खुश हो गई। उसे लगा कि उसका काम भी कुछ उन्हीं जैसा है। उसकी ड्यूटी 4th और 5वीं मंजिल की सफाई है, लेकिन आज उसे लाइब्रेरी भेजा गया। लिफ्ट आ गई और उनकी बातचीत वहीं थम गई। दूर जाते हुए चेयरमैन ली उस चंचल लड़की को देखते रहे। उनके चेहरे पर अनजानी ममता झलक रही है। लाइब्रेरी में काम करते हुए सुनवो का भाग्य चुपचाप करवट ले रहा है। काम खत्म होने पर किताबों की शौकीन सुनवो कुछ किताबें उधार लेना चाहती है। वहीं उसकी मुलाकात यूनही से हो गई जो किताबें लेने आई है। किस्मत ने एक बार फिर दोनों बहनों को आमने सामने ला खड़ा किया, मगर दोनों एक दूसरे को पहचान न सकी। लाइब्रेरियन सफाई कर्मी होने की वजह से सुनवो को किताब देने से हिचक रही है। यूनही ने ये देखा और बिना सोचे समझे किताबें अपने नाम पर जारी करवा ली और सुनवो को थमा दी। यूनही ने कहा कि 1 हफ्ते में किताब उसके ऑफिस में लौटा देना। आज ही उसे पता चला कि इस लड़की का नाम सुनवो है, वही नाम जो उसकी दिवंगत माँ का था। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जाग उठा, जैसे इस लड़की से उसका कोई गहरा रिश्ता हो। उधर सुनवो को भी यूनही बहुत अच्छी लगी। अनजाने में ही दोनों बहनों के बीच एक अनकहा जुड़ाव पैदा हो गया। घर लौटकर यूनही ने जिमिन से पूछा कि वो सुनवो से कब मिली थी। ये सुनते ही जिमिन अपने ड्रिंक पर ही अटक गई। यूनही की दिलचस्पी देखकर वो बुरी तरह घबरा गई। यूनही ने फिर पूछा कि क्या सुनवो के माता पिता जिंदा है। जिमिन ने झूठ बोलते हुए कहा कि वो अनाथ है। फिर उसने सवाल किया कि यूनही अचानक सुनवो में इतनी रुचि क्यों ले रही है। यूनही ने हल्के से कहा, शायद इसीलिए क्योंकि उसका नाम मेरी माँ जैसा है और यही नाम एक दिन सारे झूठे राजों को उजागर करने वाला है। उसी दिन जिमिन चुपचाप यूनही के कमरे में घुसी। उसकी नीयत साफ नहीं है। वो कोई कीमती गहना चुराना चाहती है, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। कमरे की सफाई कर रही एक नौकरानी ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। घबराई हुई जिमिन ने तुरंत झूठ गढ़ दिया। उसने कहा कि वो बोर हो रही थी, इसीलिए कोई किताब ढूंढने आई है, मगर उसकी नकली पहचान अब खतरे में पड़ चुकी है। कुछ देर बाद यूनही को पता चला कि उसका एक हार गायब है। उसे शक हुआ कि शायद सफाई के दौरान नौकरानी ने ही चोरी की हो। वो सीधे किचन पहुंची और उससे सवाल करने लगी। डरी हुई नौकरानी ने जो कुछ देखा सब सच सच बता दिया। ये बातचीत दरवाजे पर खड़ी तेज तर्रार आंटी ने सुन लिया। मिसेस ली तो पहले से ही जिमिन की सच्चाई पर शक करती थी, अब उन्हें और मौका मिल गया। उन्होंने जिमिन को जमकर फटकार लगाई, लेकिन जिमिन ने चोरी से साफ इनकार कर दिया। उल्टे वो आहत होने का नाटक करने लगी। कहने लगी कि उसे इस परिवार की दौलत से कोई मतलब नहीं, वो अपने पुराने घर वापस चली जाएगी। मिसेस ली गुस्से में अपने पति के पास पहुंची और जोर देकर कहा कि जिमिन की जांच होनी चाहिए कि वो असल में इस घर की पोती है भी या नहीं। बाहर से भले ही चेयरमैन ली ने लापरवाही दिखाई। उन्होंने कहा कि यूनही को दुख पहुंचाने वाली कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके मन में भी लंबे समय से ये शक पड़ रहा है। उन्होंने चुपचाप अपने ड्राइवर को जिमिन की जांच करने का आदेश दिया। कुछ ही समय में सच्चाई सामने आ गई, वो लड़की असली नहीं है। ये नतीजा चेयरमैन ली के लिए कोई हैरानी की बात नहीं थी। फिर भी यूनही के दिल को बचाने के लिए उन्होंने इस राज को दबाए रखने का फैसला किया। जिमिन को जरा भी अंदाजा नहीं कि उसका नकाब उतर चुका है। उधर यूनही ने जिमिन को ढूंढा और उसे फिर से घर ले आई।
उस दिन जिमिन को ये सच्चाई पता चली कि सुनवो यूनही की माँ का नाम था। ये सुनते ही उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। अगर सच सामने आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। चालाक जिमिन ने तुरंत नई साजिश रच डाली। उसका पहला वार है सुनवो को उसकी नौकरी से निकलवाना। लेकिन सुनवो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। जिस नौकरी को पाने के लिए उसने इतनी मेहनत की, वो उसे छोड़ नहीं सकती। मजबूर होकर जिमिन को अपने पुराने घर लौटना पड़ा। वहाँ माँ बाप के साथ बैठकर तीनों ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। अगली सुबह सुनवो काम पर जाने ही वाली थी कि अचानक एक कॉल आया। उसे बताया गया कि उसे पालने वाली माँ गंभीर रूप से बीमार है। ये सुनते ही सुनवो सब कुछ भूल गई। जिन्होंने उसे पाला उसके लिए वो सब कुछ छोड़ने को तैयार है। उसने तय किया कि वो छुट्टी लेकर उनकी देखभाल करेगी। तभी उसे पालने वाले पिता ने पहले से तैयार कागज कलम निकालते हुए उससे कंपनी का नंबर मांगा। बेफिक्र सुनवो ने नंबर दे दिया। मिसुक ने तुरंत अपनी बेटी को फोन किया और पहले कदम की सफलता की खबर दी। इसके बाद जिमी ने सुनवो बनकर कंपनी में कॉल किया और इस्तीफा दे दिया। फोन रखते ही वो जीत की तरह हंसने लगी। उसी समय कंपनी में एक और मोड़ आ रहा है। जनरल मैनेजर जे हुक ने सफाई विभाग में सुनवो को प्रमोट करने का फैसला किया है। लेकिन जब उसे सुनवो के इस्तीफा की खबर मिली तो वो चौंक गया। उसने तुरंत कॉल किया, लेकिन फोन जुन्हो ने उठाया। ये जानकर कि सुनवो काम पर नहीं गई और उसने नौकरी छोड़ दी है, जुन्हो को कुछ गड़बड़ी लगी। पता चला कि सुनवो अपने पुराने घर गई है। वो गुस्से में वहां पहुंचा और उसे पूरी सच्चाई बता दी। तभी सुनवो को एहसास हुआ कि यह सब एक सोची समझी साजिश थी। उसका दिल टूट गया। जिस परिवार के लिए उसने बचपन से गुलामों की तरह काम किया, वही लोग आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। एक बार फिर उसकी नौकरी चली गई। उसे अपनी कड़वी किस्मत पर रोना आ गया। उस पल सिर्फ जुन्हो ही था जो बिना कुछ कहे उसके साथ खड़ा रहा, जो सच में उसे समझता है। इधर जिमिन अपनी जीत पर उछल रही है। डिनर के दौरान चेयरमैन ली ने उससे एक गहरी अर्थ भरी नजरों से देखा। तभी एक नौकरानी उसके पास आई और बताया कि उसके पुराने घर से फोन है। मौका देखकर जिमिन बाहर निकली और अपनी माँ से बात की। माँ ने बताया कि सुनवो को सब पता चल गया है, लेकिन जिमिन बेफिक्र है। उसने कहा, चिंता मत करो, कंपनी ने उसे निकाल दिया है। जल्दी ही आधी दौलत हमारी होगी। मुड़ते ही उसके प्राण सूख गए। सामने उसके दादा खड़े हैं। डर के मारे वो जमीन पर गिर पड़ी और माफी मांगने लगी। दादा ने उसे माफ कर दिया। जिमिन कांपते हुए कुर्सी पर बैठ गई। दादा ने पूछा, उसके पास वो अंगूठी कहाँ से आई? जिमिन ने फिर झूठ बोला। उसने कहा कि 15 साल पहले उसकी माँ एक लावारिस बच्ची को बाजार से ले आई थी, जिसे कुछ याद नहीं था। मौका पाकर उसने उस बच्ची के गले से अंगूठी चुरा ली। जब दादा ने पूछा कि वो लड़की अब कहाँ है, तो उसने कहा कि वो एक दिन घर से भाग गई और कभी लौट कर नहीं आई। दादा गहरी सोच में डूब गए। तभी जिमिन ने खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि दादा उसके राज को उजागर नहीं करेंगे। दादा ने कहा कि ये राज किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। वजह साफ है, अगर यूनही को इस सच का पता चल गया तो उसकी उत्तराधिकारी बनने की राह टूट सकती है। दादा ने फैसला कर लिया, यूनही को फिर से अपनी बहन की तलाश में भटकने नहीं देंगे। जिमिन को हर तरह की सुविधा मिलेगी, लेकिन एक शर्त पर, यूनही को कभी सच्चाई नहीं पता चलनी चाहिए। और इसी झूठ की नींव पर आगे की कहानी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। वहां से निकलने के बाद जिमिन अपने दादा की बेरुखी से भीतर तक हिल गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस इंसान को वो सबसे बड़ा सहारा समझती थी, वो कितना ठंडा और निष्ठुर हो सकता है। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने खुद को संभाल लिया। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। जो रास्ता उसने चुना है उसी पर आगे बढ़ना होगा, चाहे किसी भी कीमत पर क्यों ना हो। उधर सुनवो जुन्हो के परिवार की बेहद आभारी है। जब उसके पास कोई ठिकाना नहीं था, तब इसी परिवार ने उसे अपनाया। जब भी उसका दिल भारी होता या वो किसी परेशानी में होती, वो बिना झिझक अपनी हर बात जुन्हो से कह देती। लेकिन जुन्हो भीतर ही भीतर टूटता रहा। जिस लड़की से वो प्यार करता है, उसकी मदद करने में वो खुद को बेबस महसूस कर रहा है। वो चाहता है कि सुनवो की हर तकलीफ दूर कर दे, मगर उसके पास ऐसा करने की ताकत नहीं है। मुस्कुराते हुए उसने जुन्हो से कहा कि वो चिंता ना करे, चाहे वो कितनी भी दुखी क्यों ना हो, वो खुद को संभाल लेगी। उसे पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनवो का यह आत्मविश्वास देखकर जुन्हो चकित रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी खुद को संभाल लेगी।
दोनों बातें करते हंसते हुए घर की ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक जेहुक उनके सामने आ गया। जेहुक ने सुनवो को अपनी कंपनी में बिजनेस असिस्टेंट बनने का ऑफर दिया। ये सुनते ही सुनवो की आंखें भर आई। वो बहुत भावुक हो गई। लेकिन सच्चाई ये है कि जेहुक के इरादे पूरी तरह साफ नहीं। वो सुनवो की ओर आकर्षित हो चुका है और इसी वजह से उसे कंपनी में लाना चाहता है। ये दृश्य देखकर जुनहो का दिल बैठ गया। वो खुद को बहुत मामूली सा समझने लगा, जो उस लड़की के लिए कुछ भी नहीं कर सकता जैसे वो दिल से चाहता है, जबकि जेहुक उसके लिए बहुत कुछ कर सकता है। शायद वो सच में उसके लायक नहीं। ये सोचकर वो चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन सुनवो अपने दादा की कंपनी लौटी, लेकिन वहां का माहौल बिल्कुल अलग है। सीनियर कर्मचारी उसे नीची नजरों से देखते हैं और उसे बस चाय पानी लाने जैसा छोटा मोटा काम सौंपते हैं। फिर भी सुनवो ने शिकायत नहीं की। काम का बोझ कितना भी हो, वह हमेशा सकारात्मक बनी रही। एलिक ग्रुप में काम करना उसका सपना है और वो किसी भी हाल में इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहती। इस कंपनी में 2 बहनें काम कर रही है, लेकिन वे रोज एक दूसरे के सामने से गुजर जाती है, फिर भी पहचान नहीं पाती। एक दिन सुनवो ने यूनही से कहा कि वे अब 3 बार मिल चुकी है और अब एक ही दफ्तर में काम कर रही है। उसे लगा कि ये सब किस्मत का खेल है। यूनहो को तब समझ आया। उसने हंसमुख सुनवो को देखा और जाना कि जेहुक ने उसे क्यों चुना। हालांकि यूनहो और जेहुक एक जोड़े हैं, लेकिन जेहुक उससे कभी दिल की बात नहीं करता। ये बात यूनहो ने इसीलिए कही क्योंकि उसने जेहुक और सुनवो के बीच की नजदीकी देख ली है। सुनवो भी कुछ कुछ समझने लगी है, लेकिन यूनहो ने कभी सोचा नहीं था कि जेहुक उसे पसंद नहीं करता। वो तो बस उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इसी बीच चेयरमैन ली को एक चौंकाने वाली खबर मिली। हुन इलाके का एक गैंग बॉस चोरी छिपे कंपनी के शेयर खरीद रहा है। चेयरमैन ली को शक हुआ कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि उसका बहुत ही करीबी रहने वाला जेहुक है। वो तुरंत कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट पहुंचा। वहां अपनी पोती यूनही को देखकर दोनों ने अर्थ भरी मुस्कान साझा की। तभी सच्चाई सामने आई। यूनहू वहां यूं ही काम नहीं कर रही थी। वो अंडर कवर थी, अपने दादा के कहने पर जेहुक पर नजर रखने के लिए। अचानक चेयरमैन ली की नजर जेहुक के बाएं हाथ पर पड़ी। बाएं हाथ से साइन कर रहा है। उसी पल उन्हें अपने पुराने साथी प्रेसिडेंट मिन की याद आ गई, जिसे उन्होंने कभी धोखा दिया था। वो भी बाएं हाथ से ही काम करता था। सारी कड़ियां जुड़ने लगी। उसका शक अब यकीन में बदल चुका है। उन्होंने सतर्कता से जेहुक से पूछा कि क्या वो इन्हो नाम के किसी व्यक्ति को जानता है जो हाल ही में कंपनी के शेयर खरीद रहा है। जेहुक ने बिना झिझक कहा कि उसने ऐसा कोई इंसान कभी नहीं देखा। ऊपर से चेयरमैन ली ने उसकी बात मान ली, लेकिन उनके मन में तूफान मच चुका है। खेल अब शुरू हो चुका है। घर लौटते ही उसने ड्राइवर लिन को बुलाया और सख्त लहजे में आदेश दिया, जेहुक के अतीत की पूरी जांच करो। जरा भी संदेह की बात मिले तो तुरंत मुझे बताना। उधर जेहुक ने इन्हों को जल्दी कार्रवाई करने के लिए उकसाया। उसने कहा कि अगर बहुत देर हुई तो मौका हाथ से निकल जाएगा। ड्राइवर लिन पहले ही जेहुक के घर से एक पुरानी डायरी ढूंढ चुका था। उस डायरी ने एक चौंकाने वाला सच उजागर कर दिया। जेहुक दरअसल चेयरमैन मिन का पोता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता, जेहुक अचानक घर लौट आया। लिन ने सीधे उससे सवाल किया, तुमने अपनी पहचान चेयरमैन ली से क्यों छुपाई? जेहुक की आंखों में गहरा दर्द उतर आया। वो बोला, तुम जानते हो मेरे दादा चेयरमैन मिन की मौत कैसे हुई थी? वो विदेश से लौटे थे, सिर्फ अपना हक वापस लेने के लिए। ड्राइवर लिन को उस दौर की पूरी कहानी नहीं पता थी, फिर भी उसने भारी मन से कहा, अगर तुम्हारे दादा आज तुम्हें इस हालत में देखते तो उनका दिल टूट जाता। इस नफरत को छोड़ दो। लेकिन जेहुक बदले की आग में जल रहा है। वो प्रेसिडेंट ली से हर हाल में बदला लेना चाहता है। लिन ये सब चुपचाप नहीं देख सकता। उसने जेहुक के दादा की छोड़ी हुई डायरी अपने पास रख ली। उसने ठान लिया, अगर जेहुक नहीं रुका तो वो ये डायरी खुद चेयरमैन ली को दे देगा। लौटकर लिन ने चेयरमैन ली से झूठ कहा कि जेहुक के घर से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। चेयरमैन ने राहत की सांस ली और माना कि शायद ये उनकी गलतफहमी थी। उधर अकेले में जेहुक अपने दादा की तस्वीर को निहार रहा है। उसे 20 साल पहले की वो रात याद आ गई जब उसने अपनी आंखों के सामने दादा को मरते देखा था। कभी प्रेसिडेंट ली और उसके दादा अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों ने मिलकर एलिक ग्रुप की नींव रखी थी, लेकिन कंपनी चलाने के तरीकों को लेकर उनके बीच टकराव हो गया। सत्ता की भूख में अंधे होकर
चेयरमैन ली ने उसके दादा से जबरदस्ती शेयर साइन करवा लिए। ये धोखा उसके दादा सह नहीं पाए और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। कर्ज में डूबे उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। एक ही रात में जेहोक ने सब कुछ खो दिया, अपना परिवार, भविष्य और उसकी पहचान। उस दिन से उसने चेयरमैन ली को अपने परिवार के विनाश का कारण मान लिया। दिल भारी होने पर जेहोक सुनवो से मिलने गया। वो अपना दर्द किसी से बांटना चाहता है। उस पल उसने युनहो को, जो उसे वर्षों से प्यार करती आई है, पूरी तरह भुला दिया और सुनवो से अपने दिल की बात कह दी। सुनवो भी उसकी ओर खिंचे चली आ रही है, लेकिन युनही की भावनाओं को याद करके उसने उसे मना कर दिया। उसने जेहोक को धन्यवाद दिया उसकी चिंता और नौकरी दिलवाने के लिए और कहा, युनहो को दुख मत देना। जेहोक समझ नहीं पाया कि सुनवो युनही की इतनी परवाह क्यों करती है। सुनवो ने स्वीकार किया उसे खुद नहीं पता, बस वो किसी का दिल टूटते नहीं देख सकती। उसने साफ कह दिया, अब से हम सिर्फ अच्छे दोस्त रहेंगे। इनकार के बाद जेहोक ने खुद को शराब में डुबो लिया। सुनवो ने वेटर से कहा कि युनहो को बुला लिया जाए। युनहो आई और नशे में डूबे जेहोक को घर ले गई। पीछे खड़ी सुनवो की आंखें भर आई। उसी दिन चेयरमैन ली ने जेहोक से मिलने की इच्छा जताई। जेहोक को लगा अब सब कुछ उजागर हो गया है, लेकिन चेयरमैन ली कुछ और ही बात करने आए थे। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती लालच थी। इसी लालच ने उनसे उनका बेटा छीना और सबसे अच्छे दोस्त की जान ले ली। जेहोक समझ गया कि वो दोस्त यानी उसके दादा की बात कर रहे हैं। अब बूढ़े और दवाइयों पर निर्भर चेयरमैन ली को देखकर उसके दिल में भी दर्द भर आया। यही वो पल था जब जेहोक ने बदला लेने का फैसला छोड़ दिया। उसने अपने असिस्टेंट को सभी बदले की कार्यवाही रोकने का आदेश दिया। उसने खुद से पूछा, अगर एलेक ग्रुप वापस मिल भी जाए तो क्या फायदा अगर जिस औरत से वो प्यार करता है वो ही खो जाए। उसने इन्हुन को ऑपरेशन रोकने का संदेश भिजवाने को कहा, लेकिन असिस्टेंट ने धोखा दिया और इन्हुन से शेयर खरीद तेज कर देने को कहा। नफरत छोड़कर जेहोक युनही के पास गया। वो अब झूठ नहीं बोल सकता। उसने सच कह दिया कि वो सुनवो से प्यार करता है। युनहू पर जैसे आसमान टूट पड़ा। 15 साल का प्यार एक पल में बिखर गया। उसने सुनवो से कहा, तुमने मुझे पूरी तरह हरा दिया। अब किसी पुष्टि की जरूरत नहीं। जो इंसान प्यार नहीं करता उसके पीछे टिके रहने का क्या मतलब। सुनवो दूर कोने में खड़ी सब देख रही थी। उसके कारण किसी का दिल टूट गया और वो कुछ भी नहीं कर पा रही। उसी पल चेयरमैन ली की नजर उस पर पड़ी, लेकिन सुनवो को नहीं पता कि वो कंपनी का चेयरमैन है। जब वे मिले, सुनवो ने हमेशा की तरह उन्हें दादाजी कहा। चेयरमैन ली ने अपनी पहचान नहीं बताई, ये सोचकर कि सुनवो अब भी सफाई कर्मी है। उसने झिझकते हुए बताया कि अब वो बिजनेस असिस्टेंट बन गई है। हर मुलाकात में दोनों के बीच एक अनकही गर्मजोशी पनपने लगी और किस्मत चुपचाप अपनी चालें चल रही है। बातों बातों में सुनवो का दिल टूटकर बाहर आ गया। उसकी आंखों में पीड़ा शब्द बनकर बहने लगे। मैं समझ नहीं पाती, वो बोली, मेरी जिंदगी में कुछ भी सही क्यों नहीं होता। मैं किसी को दुखी नहीं देखना चाहती, लेकिन जितना मैं दूसरों का ख्याल रखती हूँ उतना ही जिंदगी और उलझती चली जाती है। चेयरमैन ली ने उसे स्नेह से देखा, नरम स्वर में कहा, हर रात के बाद सुबह आती है बच्ची। आज नहीं तो कल तुम्हारे दिन भी बदलेंगे। लेकिन तभी जैसे सुनवो किसी गहरी नींद से जाग उठी, उसे अचानक जेहोक की याद आई। उसे बात करनी है, बहुत जरूरी। संजोग से जेहोक भी उस दिन उससे मिलना चाहता था। दोनों ने काम के बाद मिलने का तय किया। सुनवो जल्दी जल्दी मिलने जा रही थी कि अचानक कुछ गुंडों ने उसे रास्ते में रोक लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसे जबरदस्ती एक वैन में खींच ले गए। उसी पल वहां से गुजर रही युनही ने ये सब देख लिया। एक पल की भी हिचकिचाहट बिना वो सुनवो के पीछे उसे बचाने दौड़ पड़ी। लेकिन दो नाजुक औरतें कई ताकतवर मर्दों के सामने क्या कर सकती थी। दोनों को एक सुनसान गोदाम में ले जाया गया। सुनवो समझ नहीं पा रही कि हमें यहाँ क्यों रखा गया है। एक गुंडे ने ठंडे लहजे में कहा, जल्दी ही छोड़ देंगे, बस एक आदमी के आने का इंतजार है। उधर सुनवो को पता नहीं था कि इन सब के पीछे एक डायरी है, एक ऐसी डायरी जो जेहोक के अतीत और उसके बदलने की वजह सब कुछ उजागर कर सकती है। वो डायरी जुनहो के पास है। जेहोक के असिस्टेंट ने भरोसा दिलाया था वो सब संभाल लेगा। जेहोक चुप हो गया। वो चुप्पी ही उसकी सहमति थी, क्योंकि जितने लोग उसका सच जानते उतना ही उसका खतरा बढ़ता। असिस्टेंट ने मोटी रकम देकर गैंग लीडर को ढूंढा। योजना साफ है, सुनवो को पकड़ो तो जुनहो अपने आप सामने आ जाएगा
उधर जुनहो जिमिन के साथ है। जिमिन को भी वही डायरी चाहिए। अगर डायरी उसके हाथ लग जाती है तो वो जेहू को ब्लैकमेल कर सकती है और सुनवू को कंपनी से बाहर फिकवा सकती है। उसने जानबूझकर जुनहो के सामने टूटे दिल का नाटक किया, शराब पर शराब पिलाई जब तक कि वो बेहोश ना हो गया। मौका मिलते ही जिमिन ने डायरी चुरा ली। नशे में डूबा जुनहो लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा और नींद में सिर्फ सुनवू का नाम बुदबुदाता रहा। उधर गोदाम में यूनी ने सुनवू को अपने बचपन की याद सुनाई। एक बार मुझे भी ऐसे ही अंधेरे गोदाम में बंद कर दिया गया था, उसने कांपती आवाज में कहा। तब मैं अकेली थी, आज हम दो हैं। उसने सुनवू का हाथ कसकर थामा। डरो मत, हम जरूर सुरक्षित बाहर निकलेंगे। सुनवू को नहीं पता कि यूनी यहाँ उसे ढूंढते ढूंढते पहुंची है। अगले दिन जुनहो को खबर मिली सुनवू का अपहरण हो चुका है। उसका खून खौल उठा। गुंडों ने कहा डायरी दे दो और तुम्हारी लड़की को आजाद कर देंगे। जुनहो ने जब जेब टटोली, डायरी गायब है, अब कोई रास्ता नहीं। उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और गोदाम पर धावा बोल दिया। कुछ ही पलों में जुनहो और बॉस इन्हुन ने गुंडों की जमकर पिटाई कर दी। शोर सुनकर यूनी और सुनवू जाग उठी। जुनहो को वहां देखकर उसके दिल में खुशी भी है और गुस्सा भी। उसी समय इन्हुन भी आ पहुंचा। सुनवू सुरक्षित है, ये देखकर उसने राहत की सांस ली। सुनवू ने जिद की, पहले तुम यूनी से माफी मांगो। यूनी का नाम सुनते ही इन्हुन पल भर को सिहर उठा। जुनहो ने यूनी से कहा कि वो कंपनी में सुनवू का ख्याल रखे। इन्हुन ने जब यूनी को देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वो उसे पहले भी देख चुका है। असल में इन्हुन ही वो आदमी था जिसने सालों पहले उसे अगवा किया था और इन्हुन ने भी यूनी को पहचान लिया। वही छोटी सी लड़की जिसे उसने कभी डराया था, अब उसे खूबसूरत औरत बना देख उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। इसके बाद वो जेहू के पास पहुंचा। इन्हुन ने सच्चाई उगलती कि उसी के कहने पर उसने बचपन में यूनी का अपहरण किया था। जेहू को उस बात का गहरा पछतावा है। उसने कहा कि मैं अब इस नफरत से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं अतीत भूलकर सिर्फ सुनवू के साथ जीना चाहता हूँ। लेकिन इन्सुन हंस उठा। जेहू बोला, अगर वो डायरी चेयरमैन ली तक पहुंची तो सब खत्म हो जाएगा। मैं रुक भी जाऊं तो वो मुझे तबाह कर देगा। उसी दिन जिमिन का फोन आया। धमकी साफ है, सुनवू को कंपनी से निकालो वरना डायरी चेयरमैन ली को दे दूंगी। जेहुक ने उसे कॉफी शॉप बुलाया, लेकिन इस बार उसने पलटवार किया। अगर अपनी नकली पहचान बचानी है तो अपनी हद में रहो। गुस्से में पागल होकर जिमिन घर लौटी और डायरी सचमुच चेयरमैन ली को सौंप दी। उसने झूठ बोला कि जेहुक ने सिर्फ बदला लेने के लिए यूनी के करीब आने का नाटक किया। सच जानकर चेयरमैन ली जमीन पर गिर पड़े। युद्ध शुरू हो चुका है। जेहुक सब छोड़कर भागने का फैसला करता है। वो सुनवू के साथ डेट पर गया। उसने कहा सब कुछ छोड़ देंगे, कहीं दूर चलेंगे। आंखों में आंसू लेकर सुनवू मान गई। लेकिन जैसे ही जेहुक ने बैग उठाया, सरकारी अफसर दरवाजे पर खड़े हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग और सिक्योरिटी कानून तोड़ने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ इन्हुन भी पकड़ा गया और सुनवू खामोशी से अपनी जिंदगी को बिखरते हुए देखती रह गई। घर लौटते समय अनजान से उम्मीदों में डूबी हुई सुनवू अब यह सपना देख ही रही थी कि वो अपने प्यार के साथ इस शहर से उड़ जाएगी। उसे नहीं पता था कि जिस भविष्य को वो संजो रही है वो पहले ही टूट चुका है। उसने अपने दादी को कुछ नहीं बताया। जुनहो के परिवार से विदा लेना उसके लिए सबसे कठिन है। वही लोग जिन्होंने उसे कभी पराया महसूस होने नहीं दिया। कांपते हाथों से उसने एक विदाई पत्र लिखा और दरवाजे पर वो हीरे की अंगूठी टांग दी जो कभी जुनहो ने उसे दी थी। उस अंगूठी में सिर्फ हीरा नहीं बल्कि हर वो पल कैद है जब वो अकेली थी और जुनहो चुपचाप उसके साथ खड़ा रहा। उसे नहीं पता था कि उसी रात जुनहो ने एक पल भी आंख नहीं झपकी। जैसे ही सुनवू घर से निकली, जुनहो ने दरवाजे पर टंगी अंगूठी देखी और बिना कुछ सोचे उसे उठाकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। रेलवे स्टेशन पर सुनवू सारी रात इंतजार करती रही। आंखें रो रो कर सूज चुकी है, लेकिन जिसे वो देखना चाहती है वो कभी नहीं आया। उसी समय जेहू की गिरफ्तारी की खबर फैल चुकी है। यूनी यकीन ही नहीं कर पाई। तभी जेहू का असिस्टेंट 2 इस्तीफे लेकर आया, एक जेहू का और दूसरा सुनवू का। जेहू सब कुछ छोड़कर सुनवू के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। ये सुनकर यूनहू चुप हो गई, कुछ हार मानने जैसा। अगले ही दिन अखबार में जेहू की गिरफ्तारी की खबर पढ़ते ही सुनवू यूनही के पास पहुंची। वो जेल में है क्या?
यूनही ने सच्चाई नहीं छुपाई पर वादा किया, मैं उसे बाहर निकालूंगी। फिर यूनही ने उसका इस्तीफा दिखाया और सुनवू से कहा, दर्द के समय भागना नहीं चाहिए, तर्क से सोचना चाहिए। सुनवू समझ नहीं पा रही, जिस इंसान का प्यार उसने छीन लिया वही इंसान आज उसके लिए इतना क्यों कर रहा है। यूनही ने बस इतना कहा, अगर तुम ऐसे ही हार मानकर चली गई तो शायद मैं तुमसे नफरत कर बैठूंगी। सुनवू एक जर्जर सा कमरा किराए पर लेती है। उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, नाक से खून आने लगा है। यूनही की बात मानकर वो फिर से काम पर लौटी। उसकी सूजी हुई आंखें देखकर यूनही का दिल भर आया। जेल में चेयरमैन ली जेहुक पर चिल्लाते हैं, जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन जब वे जेहुक के दादा को ताना मारते हैं तो जेहुक के भीतर सोई नफरत फिर से जाग उठती है। उसी नफरत के सहारे जेहुक जेल से बाहर आता है। पर जब उसे पता चला कि ये सब यूनही ने किया है तो उसके चेहरे पर कृतज्ञता नहीं, सिर्फ ठंडा क्रोध है। यूनही सुनवू को फोन करती है, ये बताने के लिए कि जेहुक बाहर आ गया है। सुनवू उम्मीदों से भर गई, लेकिन जब जेहुक उसे मिला तो वो एक शब्द नहीं बोला। वो वादा साथ उड़ जाने का अब नफरत के बीच दब चुका है। बारिश में भीगती हुई सुनवू जेहुक के घर पहुंची, लेकिन नीचे खड़ी रह गई। ऊपर जेहुक यूनही से शादी की बात करता है, उसे सिर्फ बदले का औजार बनाना चाहता है। नीचे सुनवू बारिश और आंसुओं में घुटनों के बल बैठे कांप रही है। सुबह यूनही उसे उसी हालत में देख लेती है। सुनवू बस इतना कह सकी, प्यार का मतलब हमेशा साथ होना नहीं होता। थकी हारी वो चुपचाप लौट गई और अपने छोटे से कमरे में गिर पड़ती है। जब होश आया तो जुन्हो उसके पास बैठा है। वो उसे गले लगाकर कहती है, मैंने बचपन का एक सपना देखा। डॉक्टर बताते हैं गहरे तनाव ने उसकी दबी हुई यादों को जगा दिया है। जल्दी ही उसकी पूरी याददाश्त लौट सकती है। और ये बात सुनकर जिमिन के पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि कुछ सच अगर बाहर आ गए तो बहुत सी जिंदगियां जलकर राख हो जाएंगी। जैसे ही जिमिन घर पहुंची, उसकी आंखों के सामने जो दृश्य है, उसने उसके भीतर की इंसानियत की आखिरी परत भी नोच ली। उसकी माँ जमीन पर पड़ी है, सिर से लगातार खून बह रहा है और सामने खड़ा है उसका सौतेला पिता मिनसुक, एक जुआरी, एक हैवान। जिमिन एक पल नहीं सोचा, उसने मिनसुक को घर से बाहर धक्का दे दिया। लेकिन जुए की लत और लालच से भरा इंसान इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। मिनसुक ने फोन किया, धमकाया, पैसे दे नहीं तो अंजाम बुरा होगा। जिमिन की आवाज में ठंडापन है, मेरे रास्ते में आए तो जिंदा नहीं बचोगे। फोन कटते ही मिनसुक ने कसम खाई अपनी सौतेली बेटी से बदला लेने की। लेकिन जिमिन के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल चुकी है, जैसे वो सब कुछ पहले ही तय कर चुकी है। कुछ ही दिनों में पैसों से खाली मिनसुक सड़क पर भीख मांगने को मजबूर हो गया। तभी कुछ गुंडे आए और उसे बेरहमी से पीटने लगे। खून में लथपथ मिनसुक चिल्लाया, मैंने क्या किया है? गुंडों का सरदार बोला, अगर जिमिन के आसपास भी दिखाई दिए तो अगली बार लाश उठेगी। मिनसुक को तब समझ आया कि उसकी सौतेली बेटी ने पहले ही वार कर दिया है। जिमिन को लगा अब सब खत्म हो गया और उसे चैन मिल जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था मिनसुक ने आखिरी चाल चल दी है। उसने चेयरमैन ली के सेक्रेटरी को सब कुछ बता दिया और वही सच एक तूफान बनकर लौट आया। ड्राइवर लिन ये जानकर सन्न रह गया कि सुवुन ही इस परिवार की असली पोती है। उसने बिना देरी किए ये खबर चेयरमैन ली तक पहुंचा दी। ये सुनते ही चेयरमैन ली के पैरों तले की जमीन खिसक गई। जिस लड़की को वो रोज दफ्तर में देखते हैं, जो कभी सफाई कर्मचारी थी, वही उसकी खोई हुई पोती है। उसने तुरंत ड्राइवर को आदेश दिया, मुझे अभी उसके पास ले चलो। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, उसे रास्ते में वही लड़की मिल गई जो सालों से उसकी पोती बनकर जी रही है, जिमिन। चेयरमैन ली ने सख्त लहजे में कहा, घर जाओ, कहीं मत जाना। जिमिन कुछ समझ नहीं पाई। जब तक सच्चाई समझ में आती, उसका दादा बहुत दूर जा चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा आखिर किसने ये सच उजागर किया। तभी फोन बजा। फोन की उस तरफ मिनसुक है। उसने ठंडी आवाज में कहा, अब तुम भी सड़क की जिंदगी देखोगी। जिमिन का शरीर कांप उठा, लेकिन ऐशो आराम की आदत ने उसे हार नहीं मानने दी। उसने ठान लिया किसी भी कीमत पर अपने दादा को सोवन से वो मिलने नहीं देगी। उसने तुरंत सोवन की दोस्त को फोन किया। उधर चेयरमैन ली बेचैन है। गाड़ी में बैठे बैठे उन्हें पहली मुलाकात याद आ रही है। तब वो नहीं जानते थे कि दफ्तर की वही सफाई करने वाली लड़की उनकी पोती है। उन्हें बस उसकी मुस्कान अच्छी लगी थी। लेकिन जब उन्हें लगा कि सुनवो ने यूनही का प्रेम छीन लिया है, तो उन्होंने उसे पैसे देकर कंपनी छोड़ने को कहा था।
अब वो याद उन्हें अंदर से खाई जा रहा है। वो ड्राइवर से कहते हैं गाड़ी और तेज चलाओ। तभी ड्राइवर का फोन बज उठा। फोन उठाने की कोशिश में एक भयानक हादसा हो गया और उसी पल ने दादा पोती के मिलन को हमेशा के लिए छीन लिया। जिमिन ने देखा पैरामेडिक्स उसके दादा को ले जा रहा है, लेकिन उसकी आंखों में एक बूंद आंसू नहीं। जब यूनही अस्पताल पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके दादा गंभीर चोटों की वजह से दम तोड़ चुके थे। यह खबर सुनते ही जिमिन ने राहत की सांस ली। उधर जुनहो सनवू को लेकर अस्पताल पहुंचा। उसके पिता यानी जो ड्राइवर लिन है वो जिंदा है और जिंदगी मौत के बीच में लड़ रहा है। वो कोमा में चले गए हैं। आंख कब खुलेगी कोई नहीं जानता। और वहीं खड़ी सुनवू आज भी ये नहीं जानती कि जिसे वो दादाजी कहती थी वो ही उसका असली परिवार था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अस्पताल की लंबी सुनसान गलियों में जिमिन चुपचाप दाखिल हुई। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक खतरनाक योजना है। उसका इरादा साफ है, जुनहो के पिता ड्राइवर लिन को मार डालना। वार्ड के भीतर पहुंचते ही अचानक बिस्तर पर पड़े जुनहो के पिता का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। मॉनिटर की आवाज तेज हो गई। यह देखकर जिमिन एक पल को थम गई। घबराहट में वो पीछे हट गई और तेज कदमों से वार्ड के बाहर चली गई। उसी पल अलार्म बज उठा। डॉक्टर नर्से दौड़ते हुए अंदर पहुंची। जैसे ही जिमिन बाहर मुड़ी वो सीधे युनहू से टकरा गई। इस सुनसान रात में उसे अस्पताल में देखकर युनहू चौंक गया। तुम इस वक्त यहाँ कैसे? जिमिन ने तुरंत अपने चेहरे पर नकली चिंता ओढ़ ली। मैं तुम्हारे पिता को देखने आई थी, उसने बड़ी सहजता से झूठ बोल दिया। वार्ड के भीतर अब जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही है। ड्राइवर लिन की हालत बेहद नाजुक है। जुनहो कुछ भी कर पाने में असहाय। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। डॉक्टर ने उसे बाहर ले जाकर इमरजेंसी इलाज शुरू कर दिया। पूरी रात जिमिन वार्ड के बाहर जुनहो के साथ खड़ी रही। वो भीतर ही भीतर एक ही खबर उम्मीद कर रही है कि उसके पिता की मौत हो जाए। लेकिन सुबह होते होते डॉक्टर बाहर आए और बोले खतरा टल गया है, फिलहाल मरीज की हालत स्थिर है। ये सुनते ही जुनहो की सांसें जैसे वापस लौट आई। पास खड़ी जिमिन ने फीकी से तसल्ली दी, कम से कम वो ठीक तो है। उसने कहा कि वो कॉफी लेने जा रही है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी उसके चेहरे का नकाब उतर गया। आंखों में जहर भरा हुआ है। तभी सुनवो नाश्ता लेकर अस्पताल पहुंची। उसने सोते हुए जुनहो को धीरे से जगाया। सुनवो का चेहरा अपने सामने देखकर जुनहो के चेहरे पर पहली बार सुकून लौटा। उसने पूरी रात की घटना सुनवो को बताई। सुनवो ने उसे ढांढस बंधाया। उसने हाथ थाम कर कहा सब ठीक हो जाएगा। दूर खड़ी कॉफी लेकर लौटी जिमिन उन दोनों की नजदीकियां देखकर भीतर ही भीतर और भड़क गई। उधर चेयरमैन ली की वसीयत खोली गई। ज्यादातर संपत्ति उनकी बड़ी पोती यूनही के नाम है और जेहू को ग्रुप के कम्युनिकेशन डिवीजन की जिम्मेदारी दी गई है। जिमिन के हिस्से बस नाम मात्र की विरासत आई। उसका चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। आधी संपत्ति मेरा होना चाहिए था। उसने मन ही मन कसम खाई। कपड़े बदलते हुए उसके चेहरे पर एक साजिश भरी मुस्कान है। बाहर निकलते हुए वो जेहुक से टकरा गई। जिमिन ने तंज कसा, अब दादाजी भी नहीं रहे तो तुम आराम से मेरी बहन से शादी कर सकते हो। जेहुक सब जानता है। वो जानता है कि जिमिन नकली है, लेकिन वो चुप रहा सिर्फ इसीलिए कि यूनही अभी अपने दादा की मौत से उबर नहीं पाई है। अगर उसे ये सच पता चला तो वो पूरी तरह टूट जाएगी। जेहुक ने चेतावनी दी, फिलहाल मेरे रास्ते से दूर रहो। लेकिन जिमिन की आंखों में एक और योजना आकार ले चुकी है। उसने जेहुक की पहचान से जुड़ी डायरी निकाली और फिर डायरी सीधे यूनही को सौंप दी। झूठ का जहर घोलते हुए उसने कहा, जेहुक ने दादाजी से बदला लेने के लिए ग्रुप का शेयर गुप्त रूप से खरीदे और अब वो पूरे ग्रुप पर कब्जा करना चाहता है। यूनही को यकीन नहीं हुआ जिस इंसान से वो 10 सालों से प्यार करती है वो उसका इस्तेमाल कर रहा था। उसने जेहुक से जवाब मांगा, लेकिन जवाब नहीं मिला तो वो खुद सच्चाई ढूंढने निकल पड़ी। उसने उस गैंग लीडर की फाइल निकाली जो जेहुक के साथ जुड़ा है। इन्ह्यू की तस्वीर देखकर उसके दिल में अजीब से सिहरन दौड़ गई। यूनही ने जुनहो से इन्ह्यून के ठिकाने की जानकारी ली। इन्ह्यू ने आमने सामने होकर यूनही ने कहा, मुझे परवाह नहीं कि जेहुक ने मेरा इस्तेमाल किया। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि उसे मेरा दादाजी के बारे में कब पता चला। लगातार पूछताछ में इन्ह्यून टूट गया। उसने कबूल किया बचपन में यूनही के अपहरण के पीछे वही था और इन सब का मास्टरमाइंड जेहुक है। उस पर यूनही की पूरी दुनिया ढह गई। उसे समझ आ गया जिस आदमी को वो बचपन से जानती थी
वो हर कदम पर हिसाब लगाकर चल रहा था। घर लौटने पर जिमिन पहले से मौजूद है। अपनी बहन को टूटते देख उसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं, सिर्फ संतोष है। इसके बाद जिमिन ने यूं ही बनकर सुनवो से मिलने का समय तय किया और सुनवो के नाम से जेहुक को पार्क में मिलने का मैसेज भेज दिया। एक नई तबाही अब बस शुरू होने वाली है। उसी पल यूनही ने जेहुक को फोन किया। वो उससे मिलकर बात करना चाहती है, लेकिन जेहुक का दिल अब भी सनवू से अलग नहीं हो पाया है। उसने बहाना बनाकर मिलने से इनकार कर दिया। कुछ देर बाद जिमिन ने जानबूझकर यूनही को ढूंढा और जहर भरे शब्दों में बताया कि उसने अपनी आंखों से जेहुक और सुनवू को पार्क में देखा है। ये सुनते ही यूनही का दिल जैसे टूट गया। इधर पार्क में खड़ी सुनवू हैरान है। तुम यहाँ कैसे आए? उसने जेहुक से पूछा। जेहुक ने कहा, तुम्हारा मैसेज आया था इसीलिए आया। सुनवू चौंक गई। उसने साफ कहा कि उसने कोई मैसेज नहीं भेजा। तभी उसे याद आया कि यूनही ने उसे कंपनी की किसी जरूरी काम के बहाने पार्क बुलाया है। वो अपना फोन निकालकर सबूत दिखाने ही वाली थी कि अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाकर जेहुक की बाहों में गिर पड़ी। उसी पल वहां पहुंची यूनही ने यह दृश्य देख लिया। जेहुक को समझ पाता उससे पहले ही यूनही की आंखें भर आई। बिना कुछ सुने वो वहां से चली गई। घर लौटकर उसे टूटा हुआ देख जिमिन के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान है। अगले दिन जब जिमिन कंपनी पहुंची और लिफ्ट में जेहुक से टकराई तो उसने ताना मारा। छुप छुप कर डेट करना अच्छा नहीं होता, खासकर जब बहनें रंगे हाथों पकड़ ले। जेहुक का गुस्सा फूट पड़ा। उसी पल उसने अपने असिस्टेंट को जिमिन की पूरी बैकग्राउंड जांचने का आदेश दे दिया। इधर जिमिन यूनही के पास पहुंची और भावुक होकर बोली कि वो उसकी माँ को घर ले आना चाहती है। उसने कहा कि उसका सौतेला पिता जुए में सब कुछ हार गया है और उसकी माँ ने ही उसे पाला पोसा है। मैं यहाँ ऐश कर रही हूँ और माँ बाहर दुख झेल रही है। कहते हुए उसकी आंखों में नकली आंसू आ गए। बहन की तकलीफ देख यूनही का दिल पिघल गया और वो उसकी बात मान गई। ये खुशखबरी जब माँ तक पहुंची तो वो फूली नहीं समाई। जिमिन ने मन ही मन तय कर लिया, जब सुनवू और जेहुक रास्ते से हटेंगे तो हमारी जिंदगी में पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। जल्दी ही माँ हवेली आ गई। जिमिन ने यूनही का धन्यवाद किया, लेकिन यूनही की नजर उसके हाथ पर गई, उस अंगूठी पर जिस पर उसकी माँ का नाम खुदा था। वो अंगूठी जो गायब है। यूनही के दिल में शक की लहर दौड़ गई। उसे जेहुक की चेतावनी याद आ गई। इधर जिमिन घबराकर अपने कमरे में पहुंची और पागलों की तरह डॉक्यूमेंट्स पलटने लगी। उसे अंदाजा नहीं कि यूनही उस अंगूठी को आज भी इतनी अहमियत देती है। सच जाने के लिए वो सीधे अस्पताल भागी कि कहीं ड्राइवर लिन को होश तो नहीं आ गया। अस्पताल से निकलते ही उसकी टक्कर सुनवू से हो गई। डर के मारे उसने अपना हाथ पीछे छिपा लिया, लेकिन अंगूठी फिसलकर जमीन पर गिर गई। सुनवू ने उसे उठाया और चौंक गई। ये वही अंगूठी है जो उसने खो दी थी। जिमिन ने पहले कहा था कि उसे अंगूठी नहीं मिली, अब ये उसके पास कैसे आई? जिमिन ने झूठ गढ़ा। पहले नहीं मिली थी, बाद में पुराने घर में मिली, लौटाने का मौका ही नहीं मिला। भोली सुनवू ने उसकी बात मान ली। इसी दौरान सेक्रेटरी वू ने जिमिन को देख लिया और जांच की रिपोर्ट जेहुक को सौंप दी। उसी दिन ऑफिस में काम करते हुए सुनवू को अस्पताल से फोन आया। डॉक्टर ने पूछा कि क्या उसे हाल में ही चक्कर या नाक से खून आने की समस्या रही है। सुनवू ने हाँ में जवाब दिया। नाक से खून तो मुझे अक्सर आता है, लेकिन शायद थकान की वजह से। लेकिन डॉक्टर की आवाज गंभीर हो गई। पिछले टेस्ट में जो बात सामने आई है वो बेहद खतरनाक है। सुनवू को ल्यूकेमिया है, यानी कि एक तरह का ब्लड कैंसर, और अब वो बीमारी तेजी से उसके अंदर फैल रही है। अगर परिवार में कोई बोन मैरो डोनर न मिला तो उसके पास 3 महीने से ज्यादा का समय नहीं है। ये सुनते ही सुनवू की दुनिया उजड़ गई। अस्पताल से बाहर निकलते हुए उसे याद आया, वो तो एक अनाथ है, उसका कोई अपना है ही नहीं। जो लड़की हमेशा दूसरों के लिए मुस्कुराती रही, आज खुद को पूरी तरह अकेला महसूस कर रही है। उसने तय किया कि वो अपने आखिरी दिन जुन्हो के साथ बिताना चाहती है। वही जुन्हो जिसने बिना शर्त उससे प्यार किया। बचपन से उसका एक सपना था, समंदर देखना। जुन्हो जानता है कि सुनवू का दिल किसी और के लिए धड़कता है, फिर भी उसने हामी भर दी। सुनवू ने उसे वादा मांगा, मेरे लिए फिर कभी मत रोना। उस दिन जुन्हो ने समंदर जाने की टिकट जेहुक को थमा दी। उसका असली प्यार तुम हो, उसने कहा। उसे सच्ची खुशी मिलनी चाहिए। जेहुक ने पहले मना कर दिया, हम अलग हो चुके हैं और मैं युनहो को चोट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जब जुन्हो ने कहा सुनवो मर रही है, ये उसकी आखिरी इच्छा हो सकती है, तो जेहुक का संयम टूट गया। वो दौड़ता हुआ सुनवो के पास पहुंचा। उसने कसम खाई
कि अब वो कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। अपने बदले की आग में उसने प्यार को ठुकरा दिया था और प्यार ने उसे आज फिर उसी मोड़ पर ला खड़ा किया। लेकिन सुनवो ने उसे रोक दिया। वो भी उसे प्यार करती है, फिर भी उसने कहा, मेरे बचे हुए दिन मैं जुन्हो के साथ बिताना चाहती हूँ, जिसने बिना कुछ मांगे मेरे लिए सब कुर्बान कर दिया। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहाँ प्यार त्याग से हार रहा है। आखिरकार सुनवो ने बेहद दर्द के साथ अपने प्यार को अलविदा कहा। शायद इसी तरह वो आने वाले दिनों में और मजबूती से जी सकती है। जब उसने जेहुक के साथ समुद्र जाने से इनकार किया, तभी जुन्हो सब समझ गया। उसने मन ही मन कसम खाई, मैं अपनी जान देकर भी सुनवो की रक्षा करूंगा। जुन्हो के साथ रहते हुए सुनवो ने केमोथेरेपी शुरू की, लेकिन कोई बोन मैरो डोनर मेल नहीं खा रहा। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। तभी अंधेरे में एक किरण दिखाई दी। मिनसुक अस्पताल पहुंचा और सुनवो के बारे में पूछताछ करने लगा। वही उसकी मुलाकात जेहुक से हुई। जेहुक के कठोर सवालों के आगे मिनसुक टूट गया और 16 साल पहले की पूरी सच्चाई उसने उगल दी। जेहुक को यकीन ही नहीं हुआ, जिस लड़की से वो प्यार करता है वो यूनही की सगी बहन है। उसने तुरंत यूनही को सब बता दिया। यूनही के पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी सुनवो बुखार और दर्द से जूझ रही है। उसे सपना आया, उसके पिता नए चमड़े के जूते पहने दरवाजा खोलकर उसकी ओर मुस्कुरा रहे हैं। अचानक सपने में यूनही आई। उसने धीरे से पुकारा, ताही। बस यही नाम और बीते हुए साल एक एक करके उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। सुनवो की आंख खुली और सारी यादें लौट आई। वो अवाक रह गई। जिस लड़की को वो हमेशा पास पाती रही वो उसकी अपनी सगी बहन है। उसी पल यूनही भी अस्पताल की ओर दौड़ रही है। सालों की जुदाई, अनगिनत छूटे हुए मौके, और अब उसकी बहन मिल गई है। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट गई, रोते हुए, कांपते हुए, जैसे दुनिया की सारी पीड़ा उस आलिंगन में बह गई हो। सुनवो ने कहा, मुझे सब याद आ गया है। यूनही फूट फूट कर रो पड़ी। उसे पछतावा है कि वो अपनी बहन को पहचान न सकी। जेहुक और जुन्हो दूर खड़े ये दृश्य देख रहे हैं। तभी अचानक सुनवो बेहोश हो गई। उसने कांपते हुए कहा, दीदी मेरा हाथ मत छोड़ना। यूनहो ने कसकर उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। कुछ देर बाद हालत संभली। सुनवो ने अपनी बहन को दोष नहीं दिया। उसे सिर्फ खुशी है कि उसकी यादें लौट आई है और उसका परिवार मिल गया है। यूनही ने घर लौटकर जिमिन उस नकली बहन को हवेली से बाहर निकाल दिया। सड़क किनारे खंबे से टेक लगाए। जिमिन की जिंदगी पहली बार सच में खाली है। कुछ समय बाद ऐसा चमत्कार हुआ, यूनही का बोन मैरो सुनवो से पूरी तरह मैच कर गया। ऑपरेशन सफल रहा। सुनवो ठीक हो गई और वो परिवार फिर से एक हो गया। सुनवो ने जुन्हो से किया वादा नहीं भुलाया। उसने जुन्हो का शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन किस्मत ने आखिरी परीक्षा बाकी रखी थी। शादी वाले दिन जिमिन ने फिर साजिश रची। उसने ड्राइवर को बेहोश कर दिया और सुनवो को धोखे से कार में बैठा लिया। कार में बैठे उस ड्राइवर का चेहरा देखते ही सुनवो का खून जम गया। ये वही आदमी है जिसने कभी उसका अपहरण किया था। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जुन्हो इंतजार करता रहा, कार नहीं आई। 2 घंटे बाद फोन बजा। उधर से धमकी भरे आवाज में कहा, अगर दुल्हन चाहिए तो अकेले आना होगा। जुन्हो अकेला गया। गोदाम में एक एक करके उसने सबको मार गिराया और आखिरकार वो सुनवो तक पहुंच गया। मुस्कुराया और गिर पड़ा। तब सुनवो ने देखा उसके पेट में गहरा घाव है। जुन्हो ने उसे रोका, बस यहीं रुको। कांपते हाथों से उसने शादी की अंगूठी निकाली। सुनवो ने रोते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और फिर जुन्हो की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। उस दिन सुनवो ने समझा कि वही उसका सच्चा प्यार था। उसने जुन्हो की अस्थियों को नदी में प्रवाहित कर दी। जेहुक ने अपना प्यार दिल में दफन कर देश छोड़ दिया और सुनवो जब भी कोई नया रिश्ता आता वो सिर्फ जुन्हो की अंगूठी दिखा देती। वही उसका जवाब है। जिंदगी ऐसे ही होती है, कुछ लोग आते हैं और कुछ चले जाते हैं। हम जो पीछे रह जाते हैं उन्हीं के लिए जीते हैं। 2 बहनें फिर उसी जगह लौट आई जहां से सब शुरू हुआ था। भविष्य क्या लाएगा कोई नहीं जानता, लेकिन उन्हें ये यकीन है जिंदगी के दूसरे पड़ाव में उन्हें एक नई खुशी जरूर मिलेगी। इसके साथ ही इस कहानी की यही समाप्ति होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कहानियों के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब पक्के से करें। जल्द मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।